हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 12 से। देखिए यहाँ पर आपकी जो है बुक सेकंड स्टार्ट हो गई है, भारत, लोक और अर्थव्यवस्था। इसी क्रम में आज आपका यहाँ पर अध्याय दूसरा है, प्रवास, इसके प्रकार, इसके कारण और परिणाम के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं मैं क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर और क्या क्या नोट डाउन करना है। देखिए बात कर लेते हैं हम अब इस चैप्टर की। वैसे तो आप लोग सब प्रवास के बारे में पहले से अवगत हैं, प्रवास होता क्या है, क्या रीज़न है, तो आप ये सब चीज़ें जो है पहले से जानते भी हैं। देखिए प्रवास के बारे में आपने ये देखा भी था कि भाई एक स्थान से किसी अन्य स्थान की ओर गमन करना, ये आपका क्या कहलाता है, ये प्रवास कहलाता है। तो प्रवास की अवधारणा से ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल अवगत नहीं है, अवगत हैं। जब मैंने आपको अर्थशास्त्र पढ़ाया था तो वहाँ पर भी मैंने प्रवास के बारे में बताया था। इससे पहले आपके ज्योग्राफी की जो पूर्ववर्ती जो बुक आपने कंप्लीट की है वहाँ पर भी प्रवास की चर्चा हुई है। तो नया नहीं है प्रवास आपके लिए, प्रवास आपके लिए पुराना ही है। हम बस इस चैप्टर के तहत हम यहाँ पर ये देखेंगे कि 2011 का जो सेंसस है उसके अकॉर्डिंग प्रवास क्या कह रहा है, यानी 2011 की जो जनगणना हुई है तो उसमें प्रवास के लिए क्या क्या बताया गया है वो हम यहाँ पर देखेंगे। इसलिए हमारे लिए चैप्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए ये वाला चैप्टर भी जो है मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ये वाला पूरा चैप्टर जो है वो जनसंख्या बेस्ड है, यानी जो आपके 2011 के सेंसस हैं, यानी जनसंख्या के आंकड़े हैं, उन्हीं पर आधारित चैप्टर है ये। ठीक है, यानी कि पहला चैप्टर जब आपका रिप्लेस होगा तो उस समय आपको इसके आंकड़े भी रिप्लेस करने पड़ेंगे, ये मैं पहले ही बता दे रहा हूँ आपको। अब देखिए यहाँ पर इस चैप्टर की जो कहानी स्टार्ट की है एक व्यक्ति से। यहाँ पर छत्तीसगढ़ में एक भिलाई इस्पात संयंत्र है, यहाँ पर एक व्यक्ति है कार्यरत इंजीनियर के रूप में, अभियंता के रूप में। इन व्यक्ति का नाम है यहाँ पर राम बाबू। ठीक है, तो ये राम बाबू जो है इनका जन्म बिहार के भोजपुर जिले में हुआ है। यहाँ पर एक छोटे से गांव में इनका जन्म हुआ है और यहाँ पर इन्होंने बताया है कि भाई 12 वर्ष की आयु में इन्होंने जो अपनी माध्यमिक स्तर की शिक्षा थी, इन्होंने कस्बा था आरा, वहाँ पे कंप्लीट की। इसके बाद इन्होंने जो अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री है झारखंड में एक जगह है सिंदरी गया और बाद में भिलाई में यहाँ पर इन्हें नौकरी मिल गई। यहाँ पर ये एक लगातार 31 वर्षों से कार्यरत हैं। तो ये बताते हैं कि भाई इनके माता पिता जो है पूरी तरह से अशिक्षित थे, यानी कृषक परिवार से बिलोंग करते थे। ये राम बाबू जैसे जैसे पढ़ गए। तो राम बाबू के 3 बच्चे हैं। तो राम बाबू की कहानी यहाँ पर आगे लिखी गई है यहाँ पर कि इनका एक बच्चा जो है, पहला बच्चा जो है इलाहाबाद में से फिर मुंबई में पढ़ा है और बाद में जाकर दिल्ली में जाकर एक वैज्ञानिक के पद पर तैनात है। वहीं एक लड़की है, ये उच्चतर शिक्षा यानी उच्चतर शिक्षा भारत के विभिन्न जो विश्वविद्यालय हैं, यानी उच्चतर शिक्षा के विभिन्न विद्यालय हैं भारत के भीतर, उनके अंदर इसने शिक्षा ग्रहण की है और बाद में ये यूएसए में शिफ्ट हो गई है। ठीक है, और तीसरा जो है अपनी पढ़ाई पूरी करके शादी के बाद सूरत में बस गई है। तो ऐसे करके इन्होंने बताया है कि कैसे एक व्यक्ति ने प्रवास किया। यहाँ पर एक व्यक्ति के प्रवास से जो है पूरी घर की जो है यहाँ पर कंडीशन बदल गई। यानी कि एक व्यक्ति ने अपनी शिक्षा के बाद अपनी जॉब जो है अच्छी जगह पाई और जॉब प्राप्त करने के बाद कैसे उसका देखते हैं आप परिवार, यानी कि एक जो व्यक्ति जो था एक ऐसे परिवार से था जिसके माता पिता दोनों अनपढ़ थे, जिनके दोनों माता पिता जो है जिन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता था। बाद में जब वो व्यक्ति शिक्षित बन गया और व्यक्ति शिक्षित होने के बाद अपने मूल स्थान को छोड़कर जब रोजगार में संलग्न हो गया तो कैसे उसने अपने परिवार का पूरा जो है स्वरूप बदल दिया, कैसे कैसे परिवार और विकसित होता चला गया। तो यहाँ पर वही इस चीज को कोरिलेट किया गया है यहाँ पर प्रवास से, यानी यहाँ पर इस चीज को कोरिलेट किया गया है किससे, प्रवास से। प्रवास के अंतर्गत यहाँ पर यह दिखाया गया है कि जैसे जैसे हम अपने यानी कि जैसे जैसे हम अपने संसाधनों, यानी जो जो हमें उपलब्ध संसाधन है या फिर हमारे पास जो भी हमारे पास ज्ञान है उसका प्रयोग करते हुए हम जब कहीं नई जगह पर अपने ज्ञान या फिर अपने जो भी उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग करते हुए जब हम यहाँ पर पहुँच जाते हैं तो वहाँ पर हमारे लिए अवसर जो है, अवसरों की बहुत ज़्यादा रास्ते खुलते चले जाते हैं। वो आर्टिकल का मतलब उसी सेंस में यहाँ पर बताया गया है। अब देखिए यहाँ पर प्रवास के बारे में आप जानते हैं कि प्रवास जो होता है वो व्यक्तियों का होता है, ऑब्वियस सी बात है। यानी कि एक देश के व्यक्ति या तो कहीं अपने देश से बाहर जाएंगे या किसी देश से अपने देश में आएंगे, यही होता है प्रवास में। तो यहाँ पर वही बताया गया कि भाई प्रवास दिक् और काल के संदर्भ में, यानी कि समय और काल के संदर्भ में प्रवास होता रहा है भारत में। तमाम जो आप जानते होंगे, अगर मध्यकाल की बात करें तो मध्यकाल में तमाम कबीले जो थे शासक मध्यकाल में, जिन्हें हम कह सकते हैं कि जो मुगल वगैरह शासक जो थे, मोस्टली शासक जो थे, जो आक्रांता वगैरह थे, वो सब हमारे भारत में आते रहे हैं। और अगर हम आज की परिप्रेक्ष्य में देखें तो आज हमारे कल्चर में लगभग इन सभी संस्कृतियों का विलय हो गया है। यानी आज जितने भी आक्रांता हमारे यहाँ आए थे, जितने भी आक्रांता आए थे वो भारत में रह बस गए, भारत की मिट्टी में ही आकर मिल गए। और कहीं ना कहीं आज अगर हम देखना चाहें कि भाई कौन मुगल है, कौन फलाने वंशज का है, कौन फलाने वंशज का है, तो यकीन मानिए हम उसे डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, यानी उसे पृथक नहीं कर पाएंगे। आज इतना ज़्यादा विलय हो गए हैं हम लोग, इतने ज़्यादा मिलजुल गए हैं। लेकिन यहाँ पे वही बताया गया है कि भाई भारत देश में मध्य पश्चिमी एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया से आने वाले प्रवासियों की तरंगों का साक्षी रहा है। बिल्कुल बात सही है। यानी यहाँ पर हमारे यहाँ जो है विभिन्न देशों से लोग यहाँ पर
पर आए हैं तो वो आप जानते हैं इतिहास के संदर्भ में। अभी यहाँ पर कुछ लाइनें लिखी हुई हैं। ये लाइनें एक कवि हैं, नामी कवि, इनका नाम है फिराक गोरखपुरी। इन्होंने लिखा है, सर जमीन ए हिंद पर अकवाम ए आलम के फिराक, काफिले बसते गए हिंदुस्तान बनता गया। देखिए ये बेसिकली उर्दू भाषा है। उर्दू भाषा के जो लफ्ज बोले जाते हैं उनके बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, क्योंकि मैं उर्दू का भी छात्र नहीं रहा हूँ, लेकिन इसकी हिंदी लिखी है। यहाँ पे बताया गया कि भाई विश्व के सभी भागों से लोगों के कारवां भारत में आते रहे और बसते रहे। इसी से क्या है, भारत की विरचना हुई, यानी इसी से भारत का निर्माण हुआ है। हकीकत बात है कि तमाम जगह से जो लोग हैं भारत में आते गए, चाहे वो किसी भी मकसद से आए हों, चाहे वो आक्रमण करने के मकसद से आए हों, चाहे यहाँ पर शासन करने के मकसद से आए हों, लेकिन धीरे धीरे करके वो क्या है, भारत की मिट्टी में आकर यहाँ के ही रह गए। आप कोई भी यहाँ पर इतिहास उठा के देख लें, यहाँ पर कोई भी आक्रांता ऐसा नहीं है जो यहाँ से घुल मिल ना गया हो। यानी यहाँ पर भारत की मिट्टी की झलक ही कुछ ऐसी है, भारत की मिट्टी की खुशबू ही कुछ ऐसी है कि हर विदेशी को यहाँ पर इसने अपना लिया। यानी आप अगर आपने मैं यहाँ पर एक यहाँ पर दूंगा आपको, देखिए अगर कभी समय मिले तो बॉर्डर मूवी का जो सॉन्ग है, बॉर्डर मूवी का जो स्टार्टिंग सॉन्ग है वो आप कभी सुनना। यानी जो बॉर्डर, वही सनी देओल वाली जो बॉर्डर है, उस मूवी का स्टार्टिंग जो सॉन्ग है वो आप सुनना बड़े अच्छे से। तो वहाँ पर वो 9 मिनट का करीब सॉन्ग है, आपको पूरा मिलेगा सॉन्ग वो। तो वहाँ पर पूरा बताया गया कैसे कैसे हमारे यहाँ लोग आए और यहाँ पर आके फंस गए, उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया है उसमें। तो आप ऐसे करके कभी मौका मिले तो सुनना आप वो सॉन्ग। तो यहाँ पर आप ये बात सब जानते हैं, इनके बारे में कुछ नया नहीं है। अब देखिए यहाँ पर ऐसा नहीं है कि भाई भारत से बड़ी संख्या में लोग बाहर नहीं गए, भारत से भी लोग अवसरों की तलाश में विभिन्न स्थानों पर गए। तो इसमें बताया गया है, तो आप भारत से तो आप जानते हैं लगभग सभी देशों में गए हैं, चाहे यूरोपीय देश हों, अमेरिकी देश हों, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी दक्षिण पूर्वी देश हों, यानी हर जगह भारतीय देखने को मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पर सेकंड जो पेज आ जाता है, यहाँ पर सेकंड पेज में यहाँ पर 2 चीज़ें हैं। यहाँ पर एक तो लिखा हुआ है इंडियन डायस्पोरा और फिर है प्रवास। देखिए इंडियन डायस्पोरा वाला जो है यहाँ पे टॉपिक, ये सबसे लास्ट में डिस्कस करूंगा मैं। ये पहले बता दे रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग इतने अधीर हो जाते हैं चैप्टर पढ़ाते पढ़ाते कि वो पहले बीच में कमेंट कर देते हैं। तो आपको बीच में कमेंट नहीं करना है, ये लास्ट में कवर करूंगा मैं, चैप्टर के बिल्कुल लास्ट में। तो सबसे पहले हेडिंग आपकी प्रवास ही है। तो प्रवास में सबसे पहला पॉइंट आप यहाँ पर नोट कर लीजिए। तो नोट कर लेंगे पहला पॉइंट तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। पहला पॉइंट आपका यही है कि एक स्थान से अन्य स्थान की ओर गमन करना प्रवास कहलाता है, और यह स्थायी या अस्थायी हो सकता है। ये प्रवास स्थायी भी हो सकता है और अस्थायी भी हो सकता है। स्थायी में आप जानते हैं कि हम परमानेंटली अपना गांव छोड़ा है, शहर में कोई हमने मकान तलाश लिया, मकान ले लिया, खरीद लिया, वहाँ पे परमानेंटली रहने लगे, स्थायी प्रवास है। अस्थायी का मतलब ये है कि हम कहीं रोजगार की तलाश में गए, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति बिहार से यूपी से दिल्ली में रोजगार के लिए जाता है, टेम्परेरी कुछ दिनों के लिए रहता है दिल्ली में, फिर वापस अपने गाँव लौट आता है। या फिर आपने देखा होगा कुछ हमारे यहाँ जनजातियाँ वगैरह भी हैं जो कि मौसम के परिवर्तन के फलस्वरूप जो है ऊपर नीचे आती जाती रहती हैं, पहाड़ों के ऊपर, पहाड़ों के नीचे मैदानों में आती जाती रहती हैं। तो हम ये देखते हैं प्रवास यहाँ पे 2 प्रकार का होता है, स्थायी और अस्थायी। देखिए प्रवास के बारे में डिटेल बात आप पहले भी पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर आप पहला पॉइंट केवल लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें बताई गई हैं। यहाँ पर कहा गया है कि भाई प्रवास को 1881 ईस्वी में जो भारत की प्रथम संचालित जनगणना हुई थी ऑफिशियली, तो वहाँ पर दर्जा देना इसको आरंभ कर दिया गया था। यानी पहली संचालित जनगणना में ही प्रवास को यहाँ पर रख दिया गया था। तो यहाँ पर इस सेकंड पॉइंट इस तरह से आप लिखेंगे कि प्रवास को 1881 ईस्वी में भारत की प्रथम संचालित जनगणना से ही जन्म स्थान के आधार पर दर्ज किया गया था। जन्म स्थान के आधार पर दर्ज किया गया था। तो ये आपने सेकंड पॉइंट लिख लिया। तो यानी पहली जनगणना जो हमारी ऑफिशियली हुई थी, 10 की जनगणना पहली स्टार्ट हम मानते हैं 1981 से हुई थी, और सर 1981 बोल रहा हूँ, 1881 से हुई थी। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है कि भाई 1961 में यहाँ पे संशोधन किया गया है। पहला संशोधन हमारी जनगणना की जो प्रणाली है, जनगणना का जो प्रोसीजर है, उसमें पहला संशोधन यहाँ पर 1961 में हुआ है। तो यहाँ पर 1961 की जनगणना में पहला मुख्य संशोधन किया गया। इसमें क्या किया गया, यहाँ पर 2 घटक रखे गए। यानी यहाँ पर जन्म स्थान रखा गया, और यानी कि जन्म स्थान का मतलब गाँव या नगर, और अगर मान लीजिए गाँव नहीं है तो फिर निवास की अवधि। निवास की अवधि मतलब यानी कोई व्यक्ति मान लो अपने मूल स्थान पर नहीं है, कहीं और जाके शिफ्ट हो गया है। यानी मान लीजिए कोई व्यक्ति यूपी से बिलोंग करता है, यूपी से बिलोंग करने के बाद चंडीगढ़ जाके शिफ्ट हो गया है, तो पूछा गया चंडीगढ़ आप कितने दिन से रह रहे हैं। तो यहाँ पर 2 चीज़ें यहाँ पे पूछी गई, या तो उसका मूल स्थान यानी जहाँ से जन्म स्थान है, और या फिर जहाँ पर वो निवास कर रहा है उसकी निवास की अवधि। तो ये पहला संशोधन इस फॉर्मेट में किया गया यहाँ पर। तो पहला पॉइंट, सेकंड का पहला सा पॉइंट आप लिख लेना यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए इसके बाद फिर क्या हुआ है, इसके बाद 1971 में एक सुधार और किया गया इसमें। यहाँ पे बताया गया इसके बाद 1971 में पिछले निवास के स्थान और गणना के स्थान पर रुकने की अवधि के अतिरिक्त
सूचना को भी समाविष्ट कर लिया गया, यानी रुकने की अवधि के अतिरिक्त यहाँ पे अतिरिक्त सूचना को भी यहाँ समाविष्ट कर लिया गया कि मान लेते कुछ और सूचना हो कि मान लीजिए कोई व्यक्ति देश के बाहर हो या कहीं हो तो वो सूचना भी आप ऐड करेंगे यहाँ पर। तो ऐसे करके यहाँ पे फॉर्मेट फिर से चेंज किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो आपने यहाँ पे दोनों सब पॉइंट लिख लिए होंगे। अब देखिए यहाँ पर बताया गया कि जनगणना जब होती है कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं कि क्या व्यक्ति यहाँ इसी गांव में या शहर में पैदा हुआ है, यदि नहीं तो जन्म का स्थान कहाँ पर है, भारत में है, किसी जिले में है या देश से बाहर है, तो ये सब सूचना प्राप्त की जाती है। दूसरा है क्या व्यक्ति इस गाँव या शहर में कहीं और से आया है, ये पूछा जाता है। आया है तो कब से रह रहा है, ये पूछा जाता है। तो ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर आपने ये तो नहीं लिखना है कि ये तो केवल जनगणना वाले प्रश्न हैं। जनगणना वाले प्रश्नों में अब कुछ और प्रश्न भी ऐड कर दिए गए हैं। जैसे आपने देखा होगा जातिगत जनगणना भी अब होती है। इसके अलावा आर्थिक रूप से भी कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं कि भाई आपके घर में टीवी है, फ्रिज है, पंखे कितने हैं, तो मोटरसाइकिल है या नहीं है, गाड़ी है या नहीं है, इस तरह से भी पूछे जाते हैं। यानी अब जो नवीनतम जनगणनाएं हो रही हैं तो वहाँ पर ये सब चीज़ें भी देखने को मिलती हैं, आप लोग देखेंगे तो। लेकिन यहाँ पर हमने जो परिवर्तन हुए, मूल परिवर्तन हुए वो हमने यहाँ पर नोट डाउन कर लिए हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर अगला पॉइंट, सेकंड पॉइंट आपका ये कहता है कि भारत की जनगणना में प्रवास की जो गणना होती है ये 2 आधारों पे की जाती है। यानी मेनली ये आपका सेकंड पॉइंट नहीं, ये थर्ड पॉइंट होगा। तो थर्ड पॉइंट आप यहाँ पे बना लेना। थर्ड पॉइंट में आप लिखेंगे कि भाई भारत की जनगणना में जो प्रवास की जनगणना है ये आपकी 2 जो है, यानी 2 जगह जो 2 आधार हैं, 2 आधारों से की जाती है। तो 2 आधार कौन कौन से हैं, उन 2 आधारों की बात करेंगे यहाँ पर हम। पहला आधार तो यहाँ पर ही है, पहला सब पॉइंट, जन्म का स्थान, यानी व्यक्ति का जन्म का स्थान। यानी यहाँ बताया गया कि मान लीजिए किसी व्यक्ति का जन्म का स्थान गणना के स्थान से भिन्न है। मान लीजिए यहाँ पर गणना हो रही है, यहाँ पर जो है जनगणना हो रही है, तो जनगणना वाले स्थान से ये व्यक्ति का जन्म स्थान भिन्न है, तो इसे फिर जीवन पर्यंत प्रवासी के नाम से जाना जाता है। अब जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, फॉर एग्जाम्पल कि दिल्ली में जनगणना चल रही है। मान लीजिए दिल्ली में जनगणना चल रही है, दिल्ली में चल रही है, और यहाँ पे दिल्ली में कोई व्यक्ति है, यूपी का कोई व्यक्ति यहाँ पर तैनात है। तो भाई जनगणना में जब व्यक्ति यहाँ पूछा जाएगा कि आपका जन्म दिल्ली में हुआ है नहीं हुआ है, ये कहेगा नहीं हुआ है, मेरा जन्म तो यूपी में हुआ है। तो फिर वो पूछेंगे कि आप लाइफ टाइम रहे, तो हाँ इस यहाँ पर इसलिए दिल्ली के लिए ये व्यक्ति जो है जीवन पर्यंत प्रवासी के नाम से जाना जाएगा। वहीं दूसरा यहाँ पर बताया गया कि निवास का स्थान, तो यहाँ बताया गया भाई यदि निवास का स्थान पिछला स्थान गणना के स्थान से भिन्न है, यानी यहाँ पर ही बताया गया है कि भाई निवास का पिछला स्थान यानी लास्ट आप कहाँ रह रहे थे उस स्थान से निवास का स्थान भिन्न है, तो यहाँ पर बताया जाएगा कि इस निवास के पिछले स्थान से प्रवासी के रूप में जाना जाता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि भाई निवास का पिछला स्थान, यानी निवास का पिछला स्थान पहले मान लेते हैं यूपी है, तो अब जो जनगणना हुई तो यहाँ पर आप फिर से डिफर हो जाते हैं, यूपी से फिर और राज्य में माइग्रेट हो जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर बताया जाएगा फिर ऐसे व्यक्ति को, यानी कि पिछले स्थान से प्रवासी के रूप में जाना जाएगा, यानी पिछले स्थान से प्रवास किया है इसने, यानी यूपी से प्रवास करके व्यक्ति राजस्थान, दिल्ली या किसी अन्य जगह पे गया है, ऐसा बोला जाएगा। तो इस तरह से 2 प्रारूप हैं यहाँ पर। तो आपने यहाँ पर थर्ड पॉइंट और थर्ड के दोनों सब पॉइंट आपने नोट कर लिए हैं। अब देखिए यहाँ पर आपका एक चौथा पॉइंट आएगा, तो चौथा पॉइंट जो है उसमें थोड़ी सी मिस्टेक है। अब देखिए आप लोग जो लोग मुझे कहते हैं या सुनाते हैं कि सर आप देखते नहीं हैं, पढ़ाना नहीं आता, फिर से हम यहाँ पे आपको बताएंगे एनसीईआरटी भी जो है पूरी तरह से यहाँ पे त्रुटिहीन नहीं है। एनसीईआरटी में भी बहुत सारी त्रुटियां हैं। अभी मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा। यहाँ पे लिखा गया है कि भाई 2011 की जनगणना के अनुसार देश के 121 करोड़ लोगों में से 45.6 करोड़ यानी कि लगभग 37% ऐसे प्रवासियों की संख्या थी जो निवास के पिछले स्थान के संदर्भ में थे, यानी अपना कोई पिछला स्थान, निवास का स्थान छोड़कर आकर कहीं नई जगह शिफ्ट हो गए थे। ऐसी संख्या थी यहाँ पर 121 करोड़ लोगों में से 45.6 करोड़ लोगों की संख्या थी, यानी कि लगभग 37% जो थे वो पिछले निवास के अनुसार प्रवासी थे। यहाँ पर ये आपके पॉइंट बताया गया है, चौथा पॉइंट। लेकिन यहीं एक थोड़ा सा पॉइंट में एक बात और ट्विस्ट करके लिखी हुई है कि भाई निवास के पिछले स्थान के संदर्भ में यह संख्या 31.5 करोड़ यानी 31% थी। अब ये समझ में नहीं आया, यानी कि यहाँ पर भी वही लाइन लिखी है, यहाँ पर भी लिखी है, तो ऐसे में आंकड़ा कौन सा सही है? यानी कि यही बात यहाँ पर भी ऊपर भी बताई गई, यही बात यहाँ बताई गई है, तो आंकड़ा कौन सा सही है? इसके लिए हम चलते हैं थोड़ा अंग्रेजी वाले वर्जन पर। तो हम यहाँ पे पहुँच गए इंग्लिश वर्जन में। अब देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है एज पर 2011 सेंसर आउट ऑफ, यानी कि यहाँ पर वही आपके 121 मिलियन जो पीपल हैं आपके, ठीक है, तो ये इनके कंट्री में इनमें से लगभग आपके 45.58 यानी कि वही आपका जो संख्या निकल रही है, यानी 45.7 करोड़ के करीब संख्या जो निकल रही है, ठीक है, तो ये जो संख्या है इनका लगभग 37% ये माइग्रेंट रिपोर्ट किए गए हैं, यानी माइग्रेंट ऑफ प्लेस ऑफ लास्ट रेजिडेंस के आधार पर ये रिपोर्ट किए गए हैं। यानी कि यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि केवल 37% जनसंख्या आपकी जो है देश की, ठीक है, यानी जो आपका पहला पॉइंट है, आपका चौथा पॉइंट था,
वही पॉइंट यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, इसके इर्द गिर्द और कोई पॉइंट यहाँ पर नहीं है। तो इससे ये साबित होता है कि भाई हिंदी वाली जो कन्वर्ट करी जाती हैं किताबें, वहाँ पर बहुत सारी त्रुटियाँ होती हैं। यानी जब भी आपको ऐसा लगे कि भाई त्रुटि है, तो सबसे पहले आपका दायित्व ये बनता है जो अंग्रेजी वाला वर्जन है वो वहाँ पर आप आंकड़े चेक कर लें। सबसे बेस्ट तरीका यही है। यदि अंग्रेजी वाला आंकड़ा सेम है, समान है, तो यकीन मानिए किताब में कोई गलती नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था जितने भी राइटर हैं, जितनी भी सीबीएसई बोर्ड वाली किताबें लिखी जाती हैं, एनसीईआरटी वाली किताबें लिखी जाती हैं, वो सब अंग्रेजी में लिखी जाती हैं, हिंदी भाषा वाली छोड़कर, हिंदी भाषा संस्कृत भाषा वाली छोड़कर। बाद बाकी जो किताबें हैं, यानी जैसे सब्जेक्ट यानी कि जो गणित है या फिर ये सब किताबें हैं, तो ये सब राइटर वगैरह ये सब किताबें अंग्रेजी में ही लिखते हैं, इनको बाद में कन्वर्ट किया जाता है। तो इस हिसाब से आप देख लिया कीजिए। मैंने यहाँ पर आपको फिर से अलर्ट किया है यहाँ पर, तो आपने चौथा पॉइंट लिख लिया होगा। तो ये तो गलत है पोर्शन, ये नीचे वाला हटा देते हैं। तो आपने 4 पॉइंट प्रवास के संदर्भ में देख लिए। अब देखिए अगली हेडिंग आपकी जो पड़ेगी ये है प्रवास की धाराएं। नहीं, प्रवास की कौन कौन सी धाराएं हैं? देखिए प्रवास की मेनली 2 धाराएं होती हैं। एक तो आंतरिक प्रवास होता है, यानी देश के भीतर ही एक राज्य से दूसरे राज्य या अपने राज्य के भीतर ही कहीं, या फिर अंतर्राष्ट्रीय प्रवास होता है। तो ब्रैकेट में आप लिख लेना, यानी प्रवास की धाराओं में आंतरिक प्रवास और अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। यानी आप समझ जाएंगे प्रवास की 2 धाराओं में 2 धाराएं यहाँ पे प्रमुख होती हैं, आंतरिक वाली होती है और अंतर्राष्ट्रीय वाली होती है। अब बात कर लेते हैं आंतरिक प्रवास की। अब देखिए आंतरिक प्रवास जो होता है हमारे देश में, उसको भी हमने 4 उपधाराओं में व्यक्त कर लिया है। 4 उपधाराएं इसकी कौन कौन सी हैं वो हम देखेंगे। इसका सबसे पहली धारा है ग्रामीण से ग्रामीण, यानी कुछ प्रवास ऐसा होता है एक गांव से दूसरे गांव की ओर होता है। यानी एक गांव से दूसरे गांव की ओर कैसे होता है मैं बता रहा हूं। जैसे मान लेते हैं एक व्यक्ति, जैसे कोई व्यक्ति भारत में हमारे यहाँ कोई व्यक्ति है, उसे कहीं और जाके जमीन मिल गई, यानी और कहीं उसे जो है गोद वगैरह ले लिया उस व्यक्ति को, उसके और परिवार वालों ने गोद वगैरह ले लिया उसे, ठीक है, एडॉप्ट कर लिया उस व्यक्ति को और वहां पर उसके नाम को जमीन कर दी। तो ऐसे में क्या करेगा व्यक्ति, अपना गांव छोड़कर उस जगह पर पहुंच जाएगा जहां उसे जमीन मिली है। तो ये ग्रामीण से ग्रामीण हो गया। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, और भी कुछ एग्जाम्पल हो सकते हैं यहाँ पर। ग्रामीण से नगरी आप जानते हैं, ग्रामीण से नगरी क्यों होता है वो आप रीजन भी जानते हैं। नगरी से नगरी भी होता है। नगरी से नगरी का मतलब क्या है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति दिल्ली में किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में कार्यरत है, यानी कोई सॉफ्टवेयर कंपनी है वहां पर कार्यरत है। अब दिल्ली वाली कंपनी इसे जो है बेंगलुरु के लिए शिफ्ट कर दे रही है। ये कह रही है कि भाई आपने लगभग 10 ईयर आपने दिल्ली में आपने यहाँ पे गुजार दिए, दिल्ली वाली साइड पे गुजार दिए, अब आप 10 ईयर के लिए बेंगलुरु चले जाइए। तो इसे तो वही काम करना है जो दिल्ली में करे बेंगलुरु करे। तो ऐसे में क्या हुआ, इसने कहा चलो बेटर है कि अब दिल्ली में इतने साल से यहाँ की आबो हवा में रह रहे हैं, अब कुछ दिन के लिए बेंगलोर में खुली हवा में रह लेते हैं, तो बेंगलोर पहुंच गए। तो ये नगरी से नगरी बोला जाएगा। नगरी से ग्रामीण, नगरी से ग्रामीण का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपका कोरोना पैंडेमिक वाला एग्जाम्पल। यानी आपने देखा था कि भाई कोरोना पैंडेमिक के दौरान जब लॉकडाउन हुआ समूचे देश में, उस दौरान एक बड़ी संख्या में प्रवासी जो थे, बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर अपने पुराने जो अपना जो था गंतव्य, जो स्थान था पुराना, जो आपका मूल स्थान था, वहां पर लौट के आने लगे। तो ये जो प्रवास होगा वो नगरी से ग्रामीण बोला जाएगा। नगर से लोग लौटकर गांव की ओर चल पड़े फिर से। अब देखिए नगरी से ग्रामीण के कुछ और रीजन भी हो सकते हैं। हो सकता है मान सकते हैं किसी के साथ प्रॉब्लम हो, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे लोग होते हैं घर में कोई कैजुअलिटी हो जाती है तो मजबूरी में उन्हें नौकरी छोड़नी पड़ती है शहर में, और अपनी खेती वगैरह संभालने के लिए, या जो मवेशी वगैरह घर में पले होते हैं उन्हें संभालने के लिए लोग लौट आते हैं शहरों से, ये भी आपने देखा है। तो ये नगरी से ग्रामीण, यानी ऐसे करके आपकी जो आंतरिक प्रवास है, आंतरिक प्रवास की 4 प्रमुख धाराएं आपने देख ली हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर बताया है आपका सेकंड पॉइंट इसमें कि भाई भारत में जो 2011 के दौरान जो पिछले निवास स्थान के आधार पर जो परिकलन हुआ है हमारे यहाँ, यानी जो आपने देखा था पिछले निवास स्थान के आधार पर 37% जनसंख्या जो है माइग्रेट कर रही थी पिछले निवास स्थान से। इसमें से बताया गया 45.6 करोड़ प्रवासियों में से यहाँ पर ऐसे कुछ व्यक्ति हैं, यानी कितने व्यक्ति हैं, 14.2 करोड़ व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने पिछले 10 वर्षों में अपने निवास का स्थान बदल लिया है। यानी कि ऐसे भी कुछ व्यक्ति हैं जिन्होंने 10 वर्षों के भीतर यानी कि अपना इस निवास स्थान फिर से बदल लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड पॉइंट आप लिख लेना। अब ऐसे व्यक्तियों में कौन कौन आता है? ऐसे व्यक्तियों में या तो अंतर्राज्यीय वाले आते हैं, यानी कि जो एक राज्य के अंदर रहने वाले प्रवासी हैं वो भी आ जाते हैं, और खास करके इसमें स्त्रियां आती हैं। देखिए हमारे यहाँ एक आप जानते हैं एक रिवाज हमारे यहाँ ये है कि स्त्री जो है पराए घर कहते नहीं है, स्त्री पराया धन है, पराए घरों से जाना होता है लड़की को। तो मेन चीज क्या है, सबसे बड़ा प्रवास हमारे यहाँ स्त्रियों का होता है, लड़कियों का होता है। मेनली क्या है, शादी करके किसी और के घर पे जाना होता है। तो सबसे बड़ी संख्या इन स्त्रियों की ही है वास्तव में। तो यहाँ पर सेकंड का सब पॉइंट आप लिख लेना कि इनमें से 11.9 करोड़ अंतर्राज्यीय प्रवासी थे, और इस धारा में स्त्री प्रवासी प्रमुख थी। क्यों? क्योंकि उनकी शादी हो जाती है, उन्हें किसी दूसरे घर पे जाना होता है। हमारे यहाँ ऐसा जो है सदियों से परंपरा चली आ रही है, तो इस वजह से हम यहाँ पर ये प्रवास यहाँ पर देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर
बताया गया है अंतर्राज्यीय और अंतर्राज्यीय प्रवास में, यहाँ पर बताया गया है कि जो ग्रामीण से ग्रामीण प्रवास जो होता है हमारा, इसमें सबसे ज़्यादा स्त्रियां देखने को मिलती हैं। यानी ग्रामीण से ग्रामीण स्तर पर हमें जो है स्त्रियां सबसे ज़्यादा देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर आप अगला पॉइंट यहाँ पे नोट करेंगे, थर्ड पॉइंट यहाँ पर, थर्ड पॉइंट में आप लिखेंगे अंतर्राज्यीय और अंतर्राज्यीय। अंतर्राज्यीय का मतलब कि एक ही राज्य में, इंट्रा स्टेट, और अंतर्राज्यीय का मतलब इंटर स्टेट, दूसरे राज्य में, एक राज्य से दूसरे राज्य में। तो यहाँ बताया गया कि अंतर्राज्यीय और अंतर्राज्यीय, ठीक है, दोनों प्रकार के प्रवासों में थोड़ी दूरी के जो ग्रामीण से ग्रामीण प्रवास होता है, इसमें स्त्रियों की संख्या सर्वाधिक होती है। क्यों? विवाह संबंध होने की वजह से। विवाह संबंध होने की वजह से क्या होता है, इनमें स्त्रियों की संख्या आपको सर्वाधिक मिलेगी। वहीं अगर हम इसके विपरीत अगर हम देखें तो इसके विपरीत बताया गया है आर्थिक कारणों की वजह से जो अंतर्राज्यीय प्रवास होता है, यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में लोग जाते हैं, उसमें पुरुषों की संख्या सबसे ज्यादा मिलेगी आपको। तो यहां से यानी लिख लेना, ग्राम से नगर में धारा में किसकी संख्या ज्यादा है? पुरुषों की संख्या ज्यादा है। ये आपने थर्ड का सब पॉइंट यहां पर नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए, ऐसा नहीं है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि भारत में आप्रवास भी हुआ है और उत्प्रवास भी हुआ है। आप्रवास का मतलब क्या है कि बाहर से लोग आकर हमारे यहाँ बस भी गए हैं। उत्प्रवास का मतलब क्या है कि भारत को छोड़कर लोग किसी दूसरे देश में चले भी गए हैं। तो यहाँ पर हमारे यहाँ दोनों प्रकार के प्रवास हुए, आप्रवास भी हुआ है और उत्प्रवास भी हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये बात आप पहले से भी जानते हैं, जनगणना 2011 में आपकी कुछ बात कही गई है। यानी चौथा पॉइंट आपका ये कहता है यहाँ पर कि भाई जो जनगणना हुई है सन 2011 की, तो इसमें यह अंकित है कि भारत में अन्य देशों से 50 लाख व्यक्तियों का प्रवास हुआ है। यानी कि हमारे यहाँ अन्य देशों से 50 लाख व्यक्ति भारत में आए हैं। कितनी बड़ी संख्या में लोग भारत में आए हैं, आप खुद सोचिए। एक तो ऊपर से इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी जनसंख्या है, ऊपर से हमारे यहाँ जो प्रवासी हैं लगातार वो आते चले जा रहे हैं। और इनमें सबसे बड़ी संख्या जो है आपकी वो किसकी है? बताया गया है कि लगभग पूरे विश्व में जो प्रवास होता है, यहाँ पे वो संख्या बताई गई है टेबल के फॉर्म में। यहाँ पे देखिए टेबल है, टेबल पर मैं आ जाता हूँ कि जो पूरे विश्व में कुल अंतर्राष्ट्रीय प्रवास जो होता है 100%, इसमें से 88.9% प्रवास जो है भारत में है। आप सोचिए कि पूरे विश्व में 100% प्रवास में से लगभग यहाँ पे 89% प्रवास भारत में हो रहा है। कितनी बड़ी संख्या है, यानी कितनी बड़ी संख्या में लोग भारत में आप्रवास कर रहे हैं। आप सोचिए ये बात, ठीक है। यानी आप समझ सकते हैं कि जनसंख्या अपने यहाँ क्यों बढ़ती जा रही है। इसका एक रीजन ये वाला भी है। इसके रीजन में अब मैं कुछ बात कहूंगा तो कुछ लोगों को बुरी भी लग सकती है कि सर इस तरह से बात कर रहे हैं, सर हो सकता है शायद बीजेपी के कैंडिडेट हों या कांग्रेस को लाइक नहीं करते हों, लेकिन हकीकत यही है। हमारे यहाँ कुछ राज्य जो हैं, जो कि बॉर्डर के तटवर्ती राज्य हैं, उनकी ये रिवाज बन गई है वहाँ के नेताओं की। हकीकत यही है। आप अगर आर्टिकल वाला देखेंगे, उन लोगों ने फर्जी वोटों की खातिर, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, उन लोगों ने फर्जी वोटों की खातिर तमाम घुसपैठियों को घुसाया है। हकीकत बात यह है। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपके सामने वेस्ट बंगाल राज्य है। वेस्ट बंगाल में तमाम बार आपने देखा होगा, पढ़ा भी हुआ अखबार में, तमाम बार सुरक्षा एजेंसियां हैं, एनएसए वगैरह जो है, या फिर आपकी बीएसएफ वगैरह बार बार अलर्ट करती है कि तमाम घुसपैठी हमारे यहाँ एंटर कर रहे हैं। तो ये क्यों बुलाए जाते हैं? केवल वोट डालने के लिए। तो ये ऐसे व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा तो है ही है, इसके अलावा आपके रोजगार के संकट पर भी क्रिएट कर रहे हैं। यानी हमारे यहाँ सबसे बड़े जो प्रवासी हैं, सबसे बड़ी जो एंट्री जो होती है वो बांग्लादेश से होती है। देखिए, आप देख पा रहे हैं सबसे बड़ा तबका हमारे यहाँ बांग्लादेश का 51.2%। उसके बाद बांग्लादेश के बाद सबसे ज़्यादा जो एंट्री हो रही है पाकिस्तान से हो रही है 17.1%। उसके बाद फिर हो रही है नेपाल से। यानी सबसे पहले नंबर पर आपके यहाँ एंट्री में प्रवास में बांग्लादेशी हैं, सेकंड नंबर पर यहाँ पे पाकिस्तानी है और थर्ड नंबर पर आपके यहाँ नेपाली हैं। बांग्लादेश का मैंने फिर से बता दिया, बांग्लादेश का रीजन यही है क्योंकि यहाँ पर हमारे यहाँ कुछ ऐसे भ्रष्ट राजनेता हैं जो अपने चंद जो है वोटों के लालच में क्या कर रहे हैं, घुसपैठियों को घुसाते जा रहे हैं कि आइए हमारे यहाँ बस अपना आपका आधार बन जाएगा, पैन कार्ड बनवा देंगे, आप वोट डाल के आइए हमारे लिए। ये हो रहा है यहाँ पर। तमाम बार आपने देखा होगा, आपकी जो राष्ट्रीय दैनिक जागरण पेपर है वहाँ पर आर्टिकल छपकर आता है इसके संदर्भ में। तमाम बार जो सुरक्षा एजेंसियाँ बार बार जो चेतावनी देती है कि हमारे लिए खतरा बनता जा रहा है। आपने देखा होगा, एक एग्जाम्पल और देता हूँ, रोहिंग्या का एक जब इश्यू उठा था, तो रोहिंग्या के इश्यू पे जब सरकार स्ट्रिक्ट हो गई तब वो बात वहाँ पे मानी गई। लेकिन फिर भी हमारे देश में कुछ ऐसे पैरोकार थे जो सुप्रीम कोर्ट में जाके पहुंच गए कि भाई रोहिंग्या को क्यों एंट्री नहीं दी जाए, रोहिंग्या को बुलाया जाए हमारे देश में। लेकिन आप समझ सकते हैं कि हमारे देश में कितनी बड़ी जनसंख्या का तबका है, ऊपर से आप और घुसाते जा रहे हैं, तो क्या होगा? रोजगार का संकट तो होगा ही होगा। रोजगार के संकट कम थोड़ी ना होंगे। यानी जनसंख्या एक तो बढ़ ही रही है और कुछ लोग पैरोकारी भी कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल बुलाइए साहब, बिल्कुल शर्त दी जाए।
तो हम तो इस बात को बिल्कुल एग्री नहीं करते हैं। मेरा तो फेवर जो है गवर्नमेंट को ही है, यानी इंडियन आर्मी को ही फेवर करूंगा मैं। आप किसी को बुरा लगे तो भाई बुरा लगे, मैं सरकार को नहीं कर रहा हूँ, इंडियन आर्मी के लहजे से कर रहा हूँ फेवर कि भाई सुरक्षा के लिए खतरा तो है ही है हमारे लिए। जितने घुसपैठिए हैं आप मान सकते हैं कि ऐसे घुसपैठिए खतरा क्यों है? खतरा इसलिए है कि भाई कोई वारदात करेंगे फिर से लौट जाएंगे अपने देश में, उन्हें आप पकड़ ही नहीं पाएंगे, आपके देश में वारदातें होती रहेंगी ऐसे बहुत ज़्यादा। तो कहीं ना कहीं इन सब पर हमें लगाम लगाना है, इन सब के प्रति हमें अलर्ट होना है। तो ये आपके सामने बड़ी संख्या, एक बड़ा आंकड़ा आपके सामने रखा हुआ है, ये आपके सामने आंकड़ा भी है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे इसी में, यानी कि इनमें से 88.9% पड़ोसी देशों से आए हैं। कौन कौन से देश हैं? यानी कि यहाँ पर बांग्लादेश से कितने आए हैं? बांग्लादेश से यहाँ पर लिख लेना 51.2%। नेपाल से यहाँ पर, नेपाल सेकंड स्थान पर, नेपाल से 15.1%। और पाकिस्तान से जो है यहाँ पर 17.1%। देखिए आप लोगों से मैंने पहले भी बोला है कि आप लोग अखबार में जो आर्टिकल आते हैं पर डे वाले, जैसे दैनिक जागरण में आर्टिकल आते हैं, राष्ट्रीय दैनिक जागरण का जो संस्करण है, मैं डेली आपको पता होगा कि चैनल के टेलीग्राम पे डाला जाता है, वहाँ से देखा कीजिए। अमर उजाला में बहुत सारे आर्टिकल बहुत अच्छे आते हैं आर्टिकल। तो ये यूपीएससी एग्जाम के रेट से के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए ऐसा नहीं है, राष्ट्रीय सुरक्षा का जो मुद्दा जो है वो हमारे यूपीएससी मेंस में भी है। आपको इसलिए ये सब चीज़ें पढ़नी चाहिए कि ये सब वाकई में हमारे लिए जो है क्या चैलेंजेस हैं, इन चैलेंजेस से हमें कैसे निपटना है। यानी आप ये मत सोचना कि सर हो सकता है सर किसी जो है यहाँ पे मानसिकता से प्रेरित हूँ, मैं किसी मानसिकता से प्रेरित नहीं हूँ। जो रियलिटी है उस रियलिटी को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जैसे मुझे कुछ लोग आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं कि सर आप, कोई कहता है भाई आप हो सकता है कांग्रेस से हैं, यानी जिस दिन मैं बीजेपी की बुराई कर देता हूं तो मैं कांग्रेस में हो जाता हूं, जिस दिन बीजेपी का फेवर कर देता हूं तो कांग्रेस वाले कहते हैं तुम बीजेपी से हो। तो ये नहीं चलेगा। मैं एक शिक्षक हूं, मैं फिर से मैं कह रहा हूं, मैं शिक्षक हूं, शिक्षक के नाते जो सही है उसे आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और जिसे लगता है कि हम अगर ये इन लोगों को एंट्री दे रहे हैं तो मेरा एक कहने का मतलब ये है आप इन्हें एंट्री दीजिए और सरकार को एक पत्र लिखिए आप लोग कि भाई हमें अपने घर का हिस्सा इन्हें दे देंगे तो एंट्री देना बेटर है। देखते हैं कितने लोग तैयार होते हैं, एक भी तैयार नहीं होगा मुझे मालूम है। यानी कि लोग मीडिया में बड़ा हल्ला मचाते हैं, शरणार्थियों को बुलाओ ये करो, लेकिन हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि आप लोग अपने अपने जो आपके घर मकान जमीन है उनमें से हिस्सा दे दीजिए, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन इसके लिए कोई राजी नहीं होगा तो फिर सरकार पर दबाव क्यों बढ़ा रहे हो? सरकार पे दबाव बढ़ा रहे हो, हम लोगों यानी आप जैसे जो नौकरी करने वाले हैं, नौकरी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन पर दबाव बढ़ा रहे हो, ये बिल्कुल जायज़ नहीं है मेरी नज़रों में। अब आपका क्या नज़रिया है ये आप जानते होंगे। अब देखिए यहाँ पर अगली हेडिंग आपकी जो है ये है प्रवास में स्थानिक भिन्नता। यानी कि प्रवास में स्थानिक भिन्नता कैसे है? यहाँ बताया गया है कि आपके जो कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पे प्रवासी सबसे ज़्यादा जा रहे हैं और कुछ राज्य ऐसे हैं जिनसे सबसे ज़्यादा उत्प्रवासी हैं, यानी अपने अपने राज्य को छोड़कर आ रहे हैं। तो प्रवासियों में महाराष्ट्र का सूची में प्रथम स्थान है, इसके बाद दिल्ली, गुजरात और हरियाणा है। यानी सबसे ज़्यादा प्रवासी जो है महाराष्ट्र में पाए जाते हैं, उसके बाद दिल्ली में, फिर गुजरात में, फिर हरियाणा में। वहीं दूसरी ओर उत्प्रवासी यानी अपने मूल स्थान को छोड़ने वाले व्यक्ति जो हैं सबसे ज़्यादा यूपी में है, उसके बाद बिहार राज्य से आते हैं। तो ये आप यहाँ पे पॉइंट और सब पॉइंट इसका लिख लेना। देखिए ये जो है ये आपको याद रखना होगा, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एक दिवसीय एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कहाँ से सबसे ज़्यादा, कहाँ पर प्रवास सबसे ज़्यादा हुआ है? महाराष्ट्र में हुआ है, दिल्ली में, गुजरात में और हरियाणा में हुआ है। कहाँ से सबसे ज़्यादा हो रहा है? वो यूपी और बिहार से सबसे ज़्यादा हो रहा है उत्प्रवास। तो आप यहाँ पर ये पॉइंट लिख लीजिए। देखिए अगली हेडिंग आपकी जो है वो है प्रवास के कारण। देखिए प्रवास के कारणों से आप सब लोग अवगत हैं, यहाँ पर वही सब कारण जो हैं आप पहले से पढ़कर भी आए हैं। तो यहाँ पर वो कारक यहाँ पे बताए जाएंगे कौन कौन से कारक हैं। देखिए आप सभी लोग जानते हैं कि ये इस बात से तो आप सभी लोग अवगत हैं कि अपने जो जन्म स्थान है यहाँ से सभी लोग भावनात्मक रूप से जुड़े हुए होते हैं, यानी इमोशनली सब लोग जुड़े हुए होते हैं। और खास करके भारत जैसे देशों में तो बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। ये बात आप जानते हैं कि हमारे तो यहाँ पे वेदों में भी कहा है कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, यानी कि माता और जन्मभूमि हमारी स्वर्ग से भी महान है। ये बात जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। तो ऐसी स्थिति में भी लोग प्रवास कर रहे हैं, यानी कुछ तो मजबूरियां होंगी, कुछ तो समस्याएं होंगी जिसकी वजह से उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ रहा है। यानी हमने तमाम ऐसे व्यक्ति देखे हैं जो कहते हैं कि भाई हमें यहाँ पे रोजगार, अगर इसकी आधे पैसे का भी रोजगार मिल जाए हमें यहाँ पर हमारे आसपास, तो हम यहाँ पे रोजगार कर लेंगे, हम शहरों में नहीं जाएंगे। लेकिन भाई ये मजबूरियाँ हैं लोगों के सामने। मजबूरियाँ यही है कि भाई पेट पालना है, खुद को यानी अपने बच्चे पालने हैं, खुद को आगे बढ़ाना है, तो इस वजह से प्रवास करना पड़ रहा है, वरना प्रवास करना कोई नहीं चाहता है। ये बात आप सभी जानते हैं। देखिए यहाँ पे प्रवास के कारणों में दो फैक्टर कार्यरत हैं। एक तो प्रतिकर्ष फैक्टर है, यानी पुश फैक्टर धकेलता है जो, और दूसरा है अपकर्ष फैक्टर यानी पुल फैक्टर जो खींचता है। प्रतिकर्ष फैक्टर जो आपका यानी पुश फैक्टर है, यहाँ पर ये बताया गया है कि जो लोगों को निवास स्थान अथवा उद्गम स्थान को छुड़वाने के कारण बनते हैं। ठीक है, ये आप लिख लेना इसमें प्रतिकर्ष कारक में। और प्रतिकर्ष कारक होता क्यों है
ये भी बता दे रहे हैं यहाँ पर, इसमें लिख लेना। एग्जाम्पल है गरीबी, कृषि भूमि पर अधिक दबाव, इसकी वजह से यहाँ पर जो है व्यक्ति अपना घर छोड़ता है। स्वास्थ्य सेवाओं या शिक्षा जैसी स्वास्थ्य सेवाओं, यहाँ पे लिख लेना इसी में सब पॉइंट कॉमा करके, स्वास्थ्य सेवाओं एवं शिक्षा का अभाव, इस वजह से व्यक्ति को छोड़ के और भागता है। ठीक है, इसमें अगला सब पॉइंट इसी में ऐड कर लेना। इन कारकों के अतिरिक्त कुछ और कारक भी हैं, जैसे बाढ़, सूखा, चक्रवाती तूफान, भूकंप, सुनामी, इन जैसी प्राकृतिक आपदाएं या फिर युद्ध वगैरह, स्थानीय संघर्ष वगैरह भी जो है। स्थानीय संघर्ष आप जानते हैं कि भाई सामाजिक रूप से सामंजस्य नहीं हो पाता है कभी कभी, तो ऐसी स्थिति में लोग जो है अपने मूल निवास स्थान को छोड़कर भागते हैं। तो ये क्या है, सब ये प्रतिकर्ष कारक हैं। तो आपने यहाँ पे प्रतिकर्ष कारक में ये पहले सब पॉइंट का ये सब पॉइंट लिख लिया होगा। अब देखते हैं अपकर्ष कारक कौन कौन से हैं। अपकर्ष कारक वे कारक होते हैं जो लोगों को अपने ओर आकर्षित करते हैं। यहाँ पे लिखा गया है जो विभिन्न स्थानों से लोगों को आकर्षित करते हैं, ये किस में आ जाते हैं, ये आपके अपकर्ष कारक में यानी पुल फैक्टर में आ जाते हैं। तो आपने ये लिख लिया होगा। इसमें क्या है, एग्जाम्पल के तौर पर इसमें वही है, यानी कि यहाँ पर सबसे पहला तो है आपका बेहतर अवसर है। एग्जाम्पल के तौर पर बेहतर अवसर है, नियमित काम है, नियमित काम मिल रहा है, नियमित काम मिल रहा है इसमें एग्जाम्पल में। और यहाँ पर शिक्षा के यानी इसके अलावा ऊंचा वेतन, ये भी आपको अपकर्ष कारक में आ जाता है, यानी इसकी वजह से लोग और आकर्षित होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे शिक्षा के बेहतर अवसर, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और मनोरंजन के स्रोत वगैरह, ये सब जो कारक हैं, ये सब व्यक्ति को कहाँ पर, यानी ये सब कारक व्यक्ति को कहीं बाहर जाने के लिए यहाँ पर जो है प्रेरित करते हैं। ठीक है, तो आपने ये सब कारक किसके लिए हैं, ये अपकर्ष कारक हैं, ये आपने लिख लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर आप नोट लगा दीजिए। तो नोट में कुछ बातें और रह गई हैं, वो लिखवा देते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि भाई काम और रोजगार पुरुष प्रवास के मुख्य कारण हैं, यानी 26% जो पुरुष प्रवास होता है वो काम और रोजगार की वजह से होता है। जबकि अगर यही काम और रोजगार के संदर्भ में देखें तो स्त्रियां केवल 2.3% स्त्रियां ही केवल काम और रोजगार के लिए निकलती हैं बाहर। तो यहाँ पर नोट में आप लिख लेना। वहीं अगर हम बात करें जो मायके के लिए यानी ससुराल पक्ष में जो स्त्रियां जाती हैं उनमें प्रवास सबसे ज़्यादा होता है। यहाँ पे बताया गया है इसके विपरीत 67% स्त्रियां जो हैं विवाह के उपरांत अपने मायके से बाहर जाती हैं। यानी मायका का मतलब जानते हैं, अपने माता पिता के घर से अपने ससुराल यानी अपने पति के घर जाती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ सदियों से रिवाज चली आ रही है। लेकिन एक ऐसा राज्य भी है जहाँ पर ये रिवाज उलट है। एक ऐसा राज्य भी है जहाँ पर घर जमाई वाली परंपरा है, वो है मेघालय। यानी मेघालय इसका अपवाद है जहाँ स्थिति एकदम उलट है। ये लिख लेना है इसी में, यानी नोट के सब पॉइंट में आप लिख लेना। यानी मेघालय में यही नहीं होता है हमारे यहाँ जैसा, मेघालय में घर जमाई वाला सिस्टम है। तो आप समझ रहे होंगे घर जमाई का मतलब क्या होता है कि भाई जो है लड़की हमारी नहीं जाएगी, बल्कि लड़का ही हमारा जो है आपका जो है वो हमारे साथ रहेगा। तो कुछ लोगों के मन में जो लड्डू भी फूटे होंगे इस बात को लेकर कि भाई ऐसा हो तो हम भी चले जाएं, तो ऐसा भी है। ठीक है, लेकिन मेनली हमारे यहाँ क्या है, हमारे उत्तर भारत में परंपरा यही है कि लड़की जाती है अपने ससुराल में। तो ये बताया गया इसका आंकड़ा, तो आपने ये लिख लिया होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर विवाह की वजह से बताया गया कि भाई विवाह की तुलना में जो है पुरुष प्रवास अगर देखा जाए तो मात्र 4% होता है। यानी विवाह के बाद जो पुरुष अपने घर छोड़ कर जाते हैं वो मात्र 4% है। ये भी बताया गया है आंकड़ा यहाँ पर, तो ये आप लिख लेना इसी में। अब देखिए प्रवास के परिणाम, सबसे मेन हेडिंग जो आपकी आती है कि प्रवास के परिणाम क्या क्या हैं। सबसे बड़ी बात यह है, देखिए आप सभी जानते हैं प्रवास क्यों होता है। प्रवास होने का रीजन सबसे बड़ा यही है कि अवसरों का असमान वितरण होता है, इस वजह से प्रवास होता है। और बदले में प्रवास जो होता है वो उद्गम और गंतव्य क्षेत्र, यानी उद्गम यानी यहाँ से व्यक्ति निकल रहा है, मान लेते हैं बिहार से कोई व्यक्ति जा रहा है तो बिहार उस व्यक्ति के लिए उद्गम स्थान है। जहाँ पर जा रहा है मान ली दिल्ली जा रहा है तो दिल्ली क्या है, गंतव्य स्थान होगा। तो बदले में ये क्या करता है प्रवास, उद्गम और गंतव्य क्षेत्रों के लिए लाभ और हानि दोनों उत्पन्न करता है। यानी इससे लाभ भी होता है प्रवास से और हानि भी होती है। अब देखते हैं इसमें क्या लाभ है क्या हानि है, वो 1 by 1 करके देखेंगे। प्रवास के परिणाम आपने हेडिंग डाल ली है। इसी में पहली सब हेडिंग है आर्थिक परिणाम। आर्थिक परिणाम पहली सब हेडिंग है। देखिए अगर हम बात करें, आप लोग जानते हैं आर्थिक परिणामों में यहाँ पर देखिए एक वर्ड यूज हुआ है, वो वर्ड वाकई में बहुत गलत यूज हुआ है। ये वर्ड इसकी अंग्रेजी यहाँ पे लिखी हुई है रेमिटेंस, तो यानी कि प्रेषित धन होता है आपका, जो बार बार हुंडी कहा गया है वर्ड। रेमिटेंस का मतलब होता है प्रेषित धन, यानी कहीं बाहर से कोई जो धन भेजा जाता है उसे रेमिटेंस कहते हैं। हुंडी जो है, हुंडी शब्द जो है वो मध्यकालीन यानी कि जो आपकी मध्यकालीन इतिहास है वहां से हुंडी शब्द आया है। मध्यकालीन जो आपकी जो समाज था वहां पर हुंडियों का प्रयोग जो होता था धनराशि के संदर्भ में होता था, धन का आदान प्रदान के संदर्भ में हुंडियों का प्रयोग किया जाता था उस समय। तो हुंडी वाला वर्ड जो उन्होंने रखा है इन लोगों ने, जिसने किताब कन्वर्ट की है, वो बहुत गलत रखा है। ये रखना ही नहीं था वर्ड मेरी नज़र में, लेकिन फिर भी इन्होंने रख दिया है। लेकिन आप यहाँ पर वर्ड वही है मानक वर्ड प्रेषित धन। ठीक है,
यानी प्रेषित धन, आप अगर इसे देखेंगे डिक्शनरी में तो ये इसका अर्थ यही है, प्रेषित धन, रेमिटेंस का, यानी बाहर से कोई धन जब भेजा जाता है उसे प्रेषित धन कहते हैं, हुंडी नहीं कहते हैं, प्रेषित धन कहते हैं। ठीक है, हुंडी वर्ड इन्होंने रख दिया है, वही बात है भाई, कन्वर्ट करने वाले जो व्यक्ति हैं वो भी महान है। तो बता दे रहा हूं मैं आपको, हुंडी, आपको एग्जाम में हुंडी मत लिखना, एग्जाम में प्रेषित धन लिखना आप, ठीक है, कि भेजा गया प्रेषित धन क्या है क्या नहीं है, हुंडी वगैरह मत लिखना, क्योंकि हुंडी अगर आप लिखेंगे तो एक अलग यहाँ पे सेंस जाएगा। देखिए काफ़ी बार जो चर्चा होती है वो चर्चा हम लोगों की इस बात पर भी होती है कि ये किताबों में जो कन्वर्ट की जाती किताबें, देखिए आप लोग, अगर मैं बात करूं, आपने जितनी मानक स्टैंडर्ड किताबें पढ़ी हैं वो सभी किताबें अगर देखा जाए तो मूल रूप से वो सभी किताबें अंग्रेजी में ही लिखी गई हैं। हकीकत यही है, अगर आप उठा के देखेंगे तो मेन जो है किताबें, चाहे आपने राम शरण शर्मा वाली किताब देख ली हो, एंसाइंट हिस्ट्री वाली, वो भी अंग्रेजी की किताब है, वो अंग्रेजी से हिंदी में कन्वर्ट हुई है। तो ऐसे में जो शब्द हैं, तमाम बार क्या होता है, ये लोग गूगल वगैरह की जो डिक्शनरी है वहाँ पे सहारा ले लेते हैं, तो वहाँ पे रिलीवेंट जो वर्ड है वहाँ पर वो वर्ड उठा के रख देते हैं, लेकिन उसका अर्थ यहाँ पे हिंदी में कुछ और निकल आता है। तो ऐसे में यही सब चीज़ें जो क्या होती हैं आपके माइंड में क्लियर नहीं होती हैं, और यूपीएससी एग्जाम में ऐसे वर्ड अगर आप रख देते हैं, यकीन मानिए वो अर्थ का अनर्थ बन जाता है। फिर आप लोग शिकायत करते हैं, फिर बाद में वही होता है, रिजल्ट डाउन होता है कि भाई यूपीएससी में हिंदी माध्यम वाले टॉप 100 में भी नहीं आ पाते हैं। इसके बहुत सारे रीजन हैं, तो कुछ रीजन जो हम अपने स्तर पर सुधार सकते हैं उन रीजन को मैं आपके सामने साझा भी करता हूं, ताकि आप लोग भी उस पर जो है वर्क करें, उस पर विचार करें कि वाकई में ये रीजन जो है वाकई में सर बोल रहे हैं सही है या गलत है। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पर इस बातों पर फोकस करता हूँ। तो सबसे मेन रीजन यहाँ क्या है, यहाँ पे उद्गम प्रदेश के लिए मुख्य लाभ क्या है, प्रवासियों द्वारा भेजी गई हुंडी की जगह लिख देना भेजा गया प्रेषित धन है, हुंडी हटा देना कि उद्गम प्रदेश के लिए मुख्य लाभ प्रवासियों द्वारा भेजा गया प्रेषित धन है, हुंडी मत लिखना यहाँ पर, हुंडी में हटा रहा हूँ। हुंडी हटाने का रीजन यही है कि हुंडी का अर्थ यहाँ पर बिल्कुल बैठेगा नहीं, यानी उसका जो है सामंजस्य बिल्कुल बैठ ही नहीं रहा है। हुंडी एक अलग ही मुद्रा निकल के आ रही है, हुंडी का प्रयोग मध्यकालीन भारत के समाज में होता था, अभी नहीं हो रहा है, यानी हम इसे प्रेषित धन लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बताया गया कि भाई अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों द्वारा जो भेजा गया हुंडी यानी भेजा गया प्रेषित धन विदेशी विनिमय के प्रमुख स्रोत के में से एक है, यानी हमारे लिए जो फॉरेन रूप से एक्सचेंज होता है उसके लिए एक प्रमुख स्रोत भी होता है, हमारे लिए एक भंडार का कारण भी बनता है, ये बताया गया है। सबसे ज़्यादा जो आपका जो आपके यहाँ प्राप्त होता है, यहाँ पर जो विदेशी धन वहाँ पर सबसे ज़्यादा प्राप्त करने वाले जो राज्य बताए गए हैं, पंजाब है, केरल, तमिलनाडु, तो यहाँ पर अपने महत्वपूर्ण प्रवासियों से महत्वपूर्ण राशि प्राप्त करते हैं, यानी यहाँ पर बहुत अच्छा खासा रेमिटेंस आता है, प्रेषित धन आता है यहाँ पर। अगर बात करें यहाँ पे थर्ड सब पॉइंट की, तो यहाँ पे बताया गया है कि भाई अंतर्राष्ट्रीय की तुलना में जो आंतरिक प्रवासियों द्वारा भेजा गया प्रेषित धन होता है, इसकी राशि बहुत थोड़ी होती है। रीजन क्या है, थोड़ी होने का रीजन क्या है, क्योंकि ये वाली जो राशि होती है हमारे देश के भीतर ये रुपयों में ही होती है, रुपये तो आप जानते हैं, और वहीं जो विदेशों से पैसा आता है, विदेशों से जो धन आता है वो डॉलर के फॉर्म में, यूरो के फॉर्म में आता है, तो उनका जो है मूल्य रुपये की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है, उच्च है, तो इसलिए वो जो है हमारे भंडार में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि करता है, जबकि इससे ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। तो वो आपने यहाँ पर नोट कर लिया होगा थर्ड सब पॉइंट में, पहले के थर्ड सब पॉइंट में। तो ऐसे करके आपने समझ गए होंगे। और देखिए आप ये जानते हैं प्रेषित धन का प्रयोग करते क्या है, यानी इनके जो घर वाले हैं वो अपना जो उन्हें चाहिए होता है, जैसे भोजन के लिए आवश्यकताओं के लिए पैसा चाहिए, ऋण वगैरह है, ऋण की अदायगी है, उपचार है, विवाह, ये सब चीज़ों में वो लोग इसे खर्च करते हैं, ये बात आप जानते हैं आप अच्छे से। तो आपने ये सब चीज़ें देख ली हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये तो आपने इसका एक पहला एस्पेक्ट देख लिया, पहला यहाँ पे पहलू देख लिया कि हमें प्रेषित धन मिलता है, यानी रेमिटेंस एक अच्छा खासा आता है। अब दूसरा इसका पहलू और देखते हैं। दूसरा पहलू ये है कि आपका जो प्रवास हुआ है, प्रवास ने कुछ जगहों की अर्थव्यवस्था को डेवलप करने में बड़ा योगदान दिया है। बताया गया कि भाई पूर्वी यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा के ग्रामीण क्षेत्रों से जो प्रवास हुआ है उसने पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी के जो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवास से कृषि विकास के लिए उनकी हरित क्रांति कार्य योजना की सफलता के लिए ये उत्तरदायी है। यानी कि जो पूर्वी यूपी से प्रवास हुआ, बिहार से हुआ, एमपी, उड़ीसा से प्रवास, जो ग्रामीण क्षेत्रों से प्रवास हुआ, और ये प्रवास पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी के लिए हुआ, तो इस प्रवास से क्या हुआ, यहाँ पर हरित क्रांति वाली योजना सार्थक हो पाई, क्योंकि मोस्टली जो मजदूर वगैरह थे वो इन्हीं राज्यों से लाए गए थे, गरीब राज्यों से ऊपर लाए गए थे। आप लोग ये भी जानते होंगे पूर्वी यूपी जो है वो पश्चिमी यूपी की तुलना में काफ़ी ज़्यादा पिछड़ा हुआ है, गरीब भी है, ये बात आप जानते हैं। गरीब रहने का रीज़न क्या है, क्योंकि मेन चीज़ है वो मेनली किसी परिवहन के मार्ग में नहीं पड़ता है, यानी कोई मेन परिवहन मार्ग के संपर्क में नहीं पड़ता है वहाँ पर, इस वजह से वो पिछड़ा रह गया है वो। तो और इसके अलावा संसाधनों भी कम है वहाँ पर। तो यहाँ पर इसके बारे में तो बात कर ही रहे हैं। तो आपके दो तो ये पॉजिटिव पहलू हो गए इसके, एक तीसरा इसका नेगेटिव पहलू भी आपको लिखना पड़ेगा। नेगेटिव पहलू इसका ये है कि भाई यहाँ पर आर्थिक परिणाम का यहाँ पे पहली चीज़ है कि अनियंत्रित प्रवास की वजह से महानगरों को अति संकुलित कर दिया है, यानी कि महानगर जो है इससे बहुत ज़्यादा महानगर में जो है ओवर क्राउडिंग हो रही है, यानी बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ती चली जा रही है, बहुत ज़्यादा संकुलन बढ़ता चला जा रहा है। तो यहाँ पर थर्ड पॉइंट आप नोट कर लेना, और थर्ड के सब पॉइंट पर आप लिख लेना यहाँ पर
कि भाई महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु और दिल्ली जैसे औद्योगिक दृष्टि से विकसित राज्यों में तमाम जो स्लम एरियाज हैं, गंदी बस्तियों, इनका विकास जो है वो अनियंत्रित प्रकाश जो है प्रवास का जो है नकारात्मक परिणाम ही है वास्तव में। तो यहाँ पर आपने 2 पॉजिटिव इसके परिणाम देख लिए प्रवास के और एक नेगेटिव परिणाम भी देख लिया। नेगेटिव वाले परिणाम पर आप और अच्छा भी यहाँ पे लिख सकते हैं, पर्यावरण के संदर्भ में लिख सकते हैं, या फिर रोजगार संकट के रूप में लिख सकते हैं, या फिर आप सांस्कृतिक संकट है इसके रूप में भी लिख सकते हैं। यानी बहुत सारी चीजें यहाँ पर आप लिख सकते हैं। तो आपने यहाँ पे मेन पॉइंट यहाँ पर नोट कर लिए हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर अगली हेडिंग है, यानी सेकंड हेडिंग है जनांकीय परिणाम। जनांकीय परिणाम यानी कि आपकी डेमोग्राफिक डिविडेंड्स, यानी कि फिर डिविडेंड बोल रहा हूं मैं, जनांकी लाभांश हो गया वो, तो मुझे तो जनांकीय परिणाम बोला जाएगा। देखिए जनांकीय परिणाम से अभिप्राय यहाँ पर लिंगानुपात वगैरह से होता है। आप लोग जानते हैं, अगर हम देखा जाए तो मेनली जो आर्थिक कारणों की वजह से जो प्रवास होता है उसमें मेल जो है उनकी संख्या ज़्यादा होती है, यानी पुरुषों की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। तो पुरुषों की संख्या सबसे ज़्यादा होगी और पुरुष कहीं पर मान लीजिए अपना मूल स्थान छोड़कर जाएंगे या फिर नवीन स्थान पर जाके पहुंच जाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, वहाँ पर जो लिंग अनुपात है, लिंग संरचना एकदम असंतुलन हो जाएगा। यानी मान लीजिए एक राज्य से 1000 पुरुष थे, 1000 पुरुषों में से यहाँ पे 900 पुरुष यहाँ से चले गए, ठीक है, 900 पुरुष चले गए। अब यहाँ पे मात्र जो 950 स्त्रियाँ थी, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पे 950 और 100 का कॉम्बिनेशन रह जाएगा केवल, यानी लिंगानुपात असंतुलित हो जाएगा। अब मान लीजिए 900 पुरुष जो थे वो किसी और राज्य में पहुंच गए जहाँ पे पुरुष ऑलरेडी पहले से ही थे, वहाँ पर और पहुंच गए, तो वहाँ पर जो है एकदम स्त्री पुरुष संतुलन जो है वो बिगड़ जाएगा वहाँ पर। तो इससे जनांकीय परिणाम के रूप में ये यहाँ पर इसका जो फैक्टर देखने को मिलेगा आपको। तो यहाँ पर वही बताया गया है कि भाई ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाले युवा, आयु, कुशल एवं दक्ष लोगों का बाह्य प्रवास ग्रामीण जनांकीय संगठन पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, ठीक है। यानी जो जनांकीय है, यानी कि जनसंख्या का पुनर्वितरण है, इस पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। यानी अगर बात करी जाए तो आपको बताया गया है कि यद्यपि उत्तराखंड, राजस्थान, एमपी और पूर्वी महाराष्ट्र का मतलब आप जानते हैं वृष्टि छाया प्रदेश वाला रीजन, इनसे होने वाले बाह्य प्रवास ने इन राज्यों की जो आयु लिंग संरचना में गंभीर असंतुलन पैदा कर दिया है। यानी ये राज्य हमारे सामने एग्जाम्पल के तौर पर हैं, जिनमें जहाँ से इन राज्यों से प्रवास हुआ बाहर की ओर, तो इन राज्यों से प्रवास होने की वजह से क्या हुआ कि यहाँ पर आयु और लिंग संरचना में एक बड़ा असंतुलन पैदा हो गया। पूर्वी महाराष्ट्र वाला रीजन आपको पता होगा, विदर्भ वाला रीजन है, जहाँ पर सूखा यानी वृष्टि छाया प्रदेश रहता है, बारिश वगैरह नहीं होती है, गाँव वगैरह पूरे सूखे सूखे रह जाते हैं, तो वहाँ से सबसे ज़्यादा प्रवास होता है। इस वजह से यहाँ पर ऐड किया गया है ये। आगे बढ़ते हैं। देखिए एक क्वेश्चन मेरे माइंड में बार बार कौंध रहा है और वो मैं आपसे पूछना चाहूँगा। अगर हम थोड़ा आज से पुराने संदर्भ में बात करें, आज से लगभग 2000 साल पहले बात करें, 2000 साल पहले तो भारत में एक धर्म था, तो उस धर्म की कौन सी शाखा का विकास प्रवास के परिणाम स्वरूप हुआ। यानी कि वो धर्म आपके पहले उत्तर भारत में सीमित था, लेकिन जैसे ही दक्षिण भारत में हुआ है, दक्षिण भारत में वो धर्म पहुंच जाए, दक्षिण भारत में उसकी शाखा, दूसरी शाखा का विकास हुआ है, और दूसरी शाखा का विकास केवल प्रवास की वजह से हुआ है। तो कौन सा धर्म था और कौन सी शाखा विकसित हुई हमारी उत्तर भारत में, कि पहले वो धर्म था, फिर बाद में वो दक्षिण भारत में कुछ लोग पहुंचा गए, ठीक है। यानी कि उत्तर भारत में सूखा पड़ा, एक लंबा सूखा पड़ा उस जगह पर, और सूखा पड़ने की वजह से तमाम जो उसके मतावलंबी थे, उस धर्म को मानने वाले लोग थे, वो दक्षिण भारत की ओर रुख कर गए। तो ऐसे करके वो धर्म जो था दक्षिण भारत में भी पहुंच गया। तो कौन सा धर्म था आपका, तो उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश आप डालेंगे तो मुझे लगेगा कि आपने जो आरंभिक भारत का इतिहास है आपका, जो ठीक है, यानी जो आपका प्राचीन भारत का इतिहास जिसे हम बोलते हैं, वो अच्छे से आपने पढ़ी है किताब, जो कि मैंने पढ़ाई है, नोट्स भी बनवाए हैं वहाँ पे मैंने बताया भी था, तो वहाँ पर भी प्रवास हुआ था। तो अभी इतिहास के संदर्भ में ये क्वेश्चन मेरे माइंड में आया, तो मैंने आपसे पूछ लिया, आपको बताना है कौन से धर्म का उदय हुआ है, वहाँ पे कौन से धर्म की 2 शाखाएं उदय हुई हैं। उत्तर भारत के लिए अलग हुई है उदय, और दक्षिण भारत के लिए उस शाखा का नाम अलग पड़ा है। तो आप समझ गए होंगे, कुछ लोगों के माइंड में आ गया होगा कौन सा धर्म था। और मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया, 2000 साल पहले, लगभग 2000 साल पहले की बात है ये। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब देखते हैं कि कुछ सामाजिक परिणाम, यानी प्रवास जो होता है इसके सामाजिक परिणामों में क्या है। देखिए सामाजिक परिणामों पर भी चर्चा करना बड़ा आवश्यक है हमारे लिए। यहां बताया गया है कि भाई प्रवासी जो हैं आपके, वो सामाजिक परिवर्तन के अभिकर्ता, यानी जिसे हम सोशल चेंजर कहते हैं, इनके रूप में कार्य करते हैं। यह हकीकत बात है। यानी कोई व्यक्ति, मान लीजिए कोई व्यक्ति ग्रामीण परिवेश से जाकर नगरीय परिवेश में जाएगा, ऑब्वियस बात है, नगर के तौर तरीके सीखेगा, नगर का कल्चर सीखेगा, वहाँ पर उसे जो बोलने की उसकी स्टाइल है उसमें परिवर्तन आएगा, उसके व्यवहार में परिवर्तन आएगा, तो ये सब चीज़ें होंगी। कुछ नई प्रौद्योगिकी वगैरह सीखेगा। तो यहाँ पे वही बताया गया है यहाँ पर कि नवीन प्रौद्योगिकियों, परिवार नियोजन का मतलब ये होता है फैमिली प्लानिंग,
यानी आप देखते होंगे शहरों में लोग बच्चे वगैरह ज़्यादा पैदा नहीं करते हैं, बच्चे वगैरह जो है लिमिटेड करते हैं। वो लोग देखते हैं कि भाई हमारा बजट है या नहीं है, हमारे पास इतने संसाधन है या नहीं है। मान लीजिए हम जो है 10 बच्चे अगर कर लेते हैं, 10 बच्चों को हम क्या खिलाएंगे क्या पिलाएंगे शहर में। यहाँ तो हर चीज़ हमें यानी जो है पानी से लेकर राशन तक हर चीज़ हमें यहाँ पर जो है हमें पैसे से लेनी है। गाँव तो है नहीं, गाँव में पानी मुफ्त मिल जाए ऐसा तो है नहीं यहाँ पर तो हमें ऐसा भी नहीं है कि अनाज वगैरह जो हमारा खुद का खेत में हो रहा हो, ऐसा भी नहीं है। तो वहाँ पर लोग हर चीज़ सोचते हैं, स्वास्थ्य के बारे में सोचते हैं, शिक्षा के बारे में सोचते हैं। यानी कि बच्चा पैदा होने से पहले वो लोग पूरा प्लानिंग कर लेते हैं कि अपने बच्चे को हम कहाँ पढ़ाएंगे, क्या आगे करवाएंगे, इसे क्या नहीं करवाएंगे, इसके लिए कितना बचाना है। तो ये सब चीज़ें जो है ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति जब नगरीय परिवेश में जाता है या ये सब चीज़ें देखता है तो वो चीज़ें अपने यहाँ भी लेकर आता है। बालिका शिक्षा इत्यादि से संबंधित नए विचारों का, तो ये नगरीय क्षेत्रों से इनका जो है ग्रामीण क्षेत्रों की ओर विसरण इसी के माध्यम से होता है, प्रवास के माध्यम से होता है। एक इसका सकारात्मक पहलू आपके सामने ये है। दूसरा पहलू यहाँ पर बताया गया है इसका कि प्रवास से बहुत सारी संस्कृतियां हैं, इनका अंतर मिश्रण होता है। यानी जो लोगों की संकीर्ण विचारधारा थी, संकीर्ण मानसिकता थी, वो भेदते हुए यहाँ पर एक मिश्रित संस्कृति है, इसका विकास होता है और ये सकारात्मक योगदान भी देता है। नहीं, आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग क्या थे, जाति पात धर्म के आधार पर पहले क्या थे, फंसे हुए थे, हम ये फलानी जाति से, हम ऊंची जाति हैं, अगड़ी जाति से, पिछड़ी जाति से हैं। लेकिन जब दिल्ली गए, किसी फैक्ट्री में, फर्म में गए, तो हमने ये देखा एक निचली जाति का व्यक्ति है, वो भी वहाँ पर एक ऊंचे पद पर आसीन है। वहाँ पर कोई जाति पात का भेद ही नहीं है, सब अपने अपने कामों में संलग्न है। किसी को फुर्सत ही नहीं है कि हम चर्चा करें, जाति पर चर्चा करें, धर्म पर चर्चा करें। तो ऐसे में क्या करेंगे, वहाँ पर एक मिश्रित कल्चर जो है वहाँ पर उदय हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये संकीर्ण विचारों को भी यहाँ पर जो दरकिनार कर देता है। इसका ये भी फायदा है, यहाँ पर दो फायदे तो आपने यहाँ पर देख लिए, लेकिन इसका सबसे बड़ा घाटा भी है प्रवास का। वो घाटा क्या है, उस घाटे पर आप सभी लोग, हम लोग जो है एक बार चर्चा जरूर करेंगे। वो घाटा है आपका जो है पहचान का। यानी कि यहाँ पर शहरों में आपने देखा होगा कि शहर में पड़ोसी पड़ोसी को नहीं जानता है। यानी आपने अक्सर सुनी होगी ये लाइन अपने माता पिता के द्वारा, अपने रिश्तेदारों के द्वारा, कि शहर में पड़ोसी पड़ोसी को नहीं जानता है। यानी एक दीवार लगी हुई है, एक घर ए ये है, घर बी ये है, लेकिन ए वाले को बी वाले का पता ही नहीं है कि हमारे पड़ोस में कौन रह रहा है। ना ही बी वाले को ये पता होता है कि हमारे ए यानी इस घर में कौन रह रहा है। किसी को किसी से मतलब नहीं है। तो ऐसे में क्या है, ऐसे में व्यक्ति एकाकी यानी अकेलापन, गुमनामी की जिंदगी जीने लगता है। नहीं, उसका कोई ना तो दोस्त है, ना कोई मिलने वाला है वहाँ पर, ना ही कोई हालचाल पूछने वाला है। जब ग्रामीण परिवेश में ऐसा नहीं होता है। ग्रामीण परिवेश में लोग आपस में मिलते जुलते हैं, सोशल जो है हमारे जो है इंटरेक्शन बहुत अच्छा खासा होता है, जबकि शहरों में इतना नहीं होता है, क्योंकि शहरों में टाइम नहीं है। अगर आप दिल्ली वगैरह में रहे हैं तो आपको पता होगा कि तमाम जो वर्कर हैं या फिर जो कार्य करने वाले हैं, कुछ लोगों की शिफ्ट जो होती है वहाँ पर शिफ्टें चलती हैं अलग अलग, 3-3 शिफ्टें तक चलती हैं वहाँ पर। एक शिफ्ट चलती है मॉर्निंग में ही स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, फिर जो है एक रात के लिए मिडिल नाइट तक चलती है, फिर मिडिल नाइट से लेकर अगली मॉर्निंग तक चलती है शिफ्ट। शिफ्ट वाइज काम होता है वहाँ पर। शिफ्ट वाइज जब काम होता है तो लोगों को टाइम ही नहीं होता है एक दूसरे से मिलने जुलने का। तो ये भी एक समस्या है वहाँ की। तो यहाँ पर ये कुछ खतरे भी होते हैं। तो ये आप पॉइंट लिख लेना यहाँ पर अगला पॉइंट के रूप में। यहाँ पर सेकंड पॉइंट के रूप में आप लिखेंगे, यहाँ पर सेकंड क्यों, थर्ड पॉइंट में लिखेंगे, इससे गुमनामी जैसे गंभीर नकारात्मक परिणाम भी होते हैं जो व्यक्तियों में सामाजिक निर्बाध, सोशल वैक्यूम जैसे बोलते हैं, समाज से दूरी बोलते हैं, ठीक है, खिन्नता का मतलब आप जानते हैं, एकदम बिल्कुल खिन्न होना, फ्रस्ट्रेटेड हो जाना बिल्कुल व्यक्ति। तो ये सब चीज़ें व्यक्ति के अंदर आ जाती हैं। यानी भाई यहाँ पर हालचाल पूछने वाला कोई नहीं है, यहाँ पर ढांढस बनाने वाला कोई नहीं है। यानी अगर आपने देखा होगा प्रवासी शहरों से क्यों भागे, प्रवासी शहरों को छोड़कर आपने देखा होगा कोरोना पैंडेमिक के दौरान प्रवासी शहरों में क्यों नहीं रुक पाए, क्यों शहरों से एकदम भागे, उसका रीजन यही था, वहाँ पर किसी को किसी से मतलब नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है हमारे पड़ोस में कौन भूखा मर रहा है, किसी के पास खाने को है या नहीं, कोई फर्क नहीं है, सब अपने अपने में मस्त हैं वहाँ पर। तो इस वजह से लोग वहाँ से एकदम छोड़ भागे, शहरों को छोड़ अपने गांव की ओर भागे, जबकि गांव में ऐसा नहीं है। गांव के आज भी अगर भारत के गांव के कल्चरों को आप देखें तो आप ये पाएंगे कि यहाँ पर गरीब से गरीब व्यक्ति, उसके पास अगर मान लीजिए अनाज रखा है, उसके पड़ोस में कोई व्यक्ति भूखा मर रहा है, उसे अनाज दे देगा। वो कहेगा भाई जाओ इस गेहूँ को पिसवा लो और आटा हो जाएगा, उससे आप 2-4 दिन नमक से रोटी तो खा लोगे। लेकिन शहरों में ऐसा भी नहीं है। तो ये हमारे लिए कहीं ना कहीं ये हम कह सकते हैं अचीवमेंट भी है। अचीवमेंट के अलावा हमारे लिए एक बहुत बड़ा, हमारे लिए सामाजिक रूप से एक अपकर्ष, यानी कि सामाजिक रूप से एक बहुत बुरा कारक भी है ये, ठीक है। तो ये आप देख रहे होंगे, खिन्नता जब होती है व्यक्ति में, खिन्नता की लगातार भावना से क्या होता है, सतत भावना से लोग अपराध, औषध दुरुपयोग यानी ड्रग वगैरह लेने लगते हैं, असामाजिक क्रियाओं के पास में फंसने, पास का मतलब जो जाल है, ट्रैप है, उसमें फंसने लगते हैं। तो ये सब चीज़ें इस चीज़ को अप्रेरित कर सकती हैं। यानी जब व्यक्ति किसी से उससे लगाव नहीं होगा, कोई समझाने वाला नहीं होगा, मान लीजिए कोई व्यक्ति फ्रस्ट्रेटेड है, कोई व्यक्ति डिप्रेशन में है, तो भाई उसका कोई हालचाल नहीं जानेगा, कोई से समझाएगा नहीं, उसको कोई ढांढस नहीं बताएगा, यकीन मानिए व्यक्ति को जो है कोई गलत रास्ता भी अख्तियार कर सकता है। तो यहाँ पर इसका कुछ नकारात्मक पहलू भी है। वो पहलू आपने देख लिया
कि भाई प्रवास अच्छा ही नहीं है, हर बार प्रवास बुरा भी है। तो देखिए यहाँ पर हम दोनों पहलुओं पर चर्चा करते हैं, अच्छे पहलू पर भी और बुरे पहलू पर भी। अगला पहलू यहाँ पर आपका जो है, यहाँ पर परिणाम, पर्यावरणीय परिणाम, इसके बारे में आप लगभग हर चैप्टर में बात कर चुके हैं हम यहाँ पर कि पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। जो नगरीकरण हो रहा है, नगरीकरण यानी कि जो गांव से लोग शहरों की ओर उन्मुख हो रहे हैं, उससे आप सब लोग जानते हैं कि वहाँ पर एक कोई प्लानिंग नहीं है, अनियोजित बस्तियाँ वगैरह हैं, यानी लगातार बस्तियों में वृद्धि हो रही है, लोग स्लम एरिया वगैरह बनाकर लगातार रहते रह रहे हैं। तो यहाँ पर लिख लेना इसमें, इससे नगरीय बस्तियों की अनियोजित वृद्धि होती है और गंदी बस्तियों और क्षुद्र कॉलोनियों, छोटी छोटी कॉलोनियों का निर्माण होता है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर क्या है, यानी प्राकृतिक संसाधनों के अतिदोहन के कारण क्या होता है, जो नगरीय भौम जल स्तर ये इसका अवक्षय हो जाता है। वायु प्रदूषण जो है वो तो होता ही होता है। इसके अलावा वाहित मल के निपटान, वाहित मल आप जानते हैं, वाहित मल का मतलब होता है सीवेज वगैरह, सीवेज ट्रीटमेंट वगैरह, सीवेज जो आपने देखे होंगे, यानी वाहित मल का मतलब ये होता है शहरों में लोग टैंक वगैरह नहीं बनाते हैं, जैसे आपने देखा होगा मल इकट्ठा करने के टैंक बनाए जाते हैं जगह जगह पर, उसमें मल भरता जाता है। शहरों में क्या होता है, डायरेक्ट जो मल है वो डायरेक्ट सीवेज वाली जो लाइन होती है वहीं पर एकदम छोड़ देते हैं अपने पाइप। आपने देखा होगा शहरों में, आपने देखा होगा अगर दिल्ली वगैरह में आप रहे हैं तो वहाँ पर लोग यही करते हैं कि जो डायरेक्ट उनके जो मल वाले जो टॉयलेट पाइप वगैरह होते हैं वो डायरेक्ट जो है आपके उनके नाले जो बड़े बड़े होते हैं, सीवेज वाले नाले होते हैं, उनमें डाल देते हैं। तो ऊपर से उन जो है कभी कभी चौक हो जाते हैं नाले, कभी कभी नाले जो है जाम हो जाते हैं कचरे की वजह से, तो उनका निपटान नहीं हो पाता है। इसके अलावा ठोस कचरे का प्रबंधन, ये सब गंभीर समस्याएं, इनका सामना कर रहे हैं नगर। तो ये सब समस्याएं आप पहले भी इन पर चर्चा कर चुके हैं और यहाँ भी आप लिख चुके हैं। तो यहाँ पर आपने सारे पॉइंट कवर कर लिए। अब वो लास्ट वाला पॉइंट रह गया, वो हम देखेंगे। और यहाँ पर कुछ बात और लिखी हुई है, वो भी बताई गई है। यहाँ पर बताया गया है कि भाई ग्रामीण क्षेत्रों से जो, ये लिखना नहीं है, केवल हम इस पर चर्चा कर रहे हैं कि भाई जो ग्रामीण क्षेत्रों से पुरुष वर्णात्मक रूप से बाह्य प्रवास करते हैं और इनकी पत्नियां पीछे रह जाती हैं, तो क्या इनका शारीरिक मानसिक रूप से इन पर दबाव नहीं पड़ता होगा? बिल्कुल पड़ता है। आपने देखा होगा तमाम बार पुरुष क्या करते हैं, खेती पत्नी के भरोसे छोड़ जाते हैं। भाई खेत जो है पत्नी जोत लेगी, पत्नी करती रहेगी, तो ऐसे में स्त्री अकेली रह जाती है, उसे बच्चे भी संभालने हैं, खेती भी करनी है, और ये सी बात है उस पर मानसिक दबाव, एक मानसिक पीड़ा उसे झेलनी पड़ती होगी। तो यहाँ पे बताया गया है कि भाई शिक्षा अगर और रोजगार अगर मिलेगा तो स्त्रियों की प्रवास, उनकी स्वायत्तता अच्छी खासी होगी, यानी स्त्रियाँ स्वतंत्र हो पाएंगी, स्वायत्त हो पाएंगी, अपना रोजगार ढूंढ पाएंगी, अर्थव्यवस्था में उनकी भूमिका भी होगी। ये सब बात बताई गई है। अब देखिए यहाँ पर जो रेमिटेंस के बारे में भी कमी बताई गई है कि जो हमें हुंडियाँ वर्ड आ गया फिर से, यानी कि यहाँ बताया गया है कि जो हम बाहर से पैसा आ रहा है इसके भी लाभ और हानि है। इसके लाभ हानि क्या है? इसके लाभ हानि ये है कि पहली बात ये प्रतिभा का पलायन हो रहा है। आपको अगर समय मिले, आपको अगर समय थोड़ा मिले तो एक टॉपिक है जिसका नाम है ब्रेन ड्रेन। एक टॉपिक है, मैं ये टॉपिक बता रहा हूँ, और ब्रेन ड्रेन इस पर तो मैंने डिबेट की थी एक बार, ठीक है, ग्रुप डिस्कशन हुआ था हमारा और इंटरव्यू से पहले, तो इस वजह से ये टॉपिक मैं कभी भूलता नहीं हूँ। ब्रेन ड्रेन वाला ये होता क्या है, इसका मतलब होता है प्रतिभा पलायन। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग हमारे यहाँ शिक्षा पूरी करते हैं आईआईटी वगैरह में, आईआईएम वगैरह में, और जैसे ही यूएसए का पैकेज मिला, यूरोप का पैकेज मिला, अपने देश को छोड़कर वहाँ पहुँच जाते हैं। वो वहाँ से बेशक पैसा कमाकर अपने देश में भेजते हैं या फिर वहीं शिफ्ट हो जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ एक उसकी अपूर्णी क्षति भी होती है। अपूर्णी क्षति ये होती है कि हमारे यहाँ से प्रतिभा का पलायन हो जाता है, हमारे यहाँ से जो वाकई में प्रतिभावान व्यक्ति है वो चला जाता है। ये हमारे लिए एक अपूर्णी क्षति होती है। मानव संसाधन जो है, हमारे यहाँ मानव संसाधन का ह्रास हो रहा है। तो वही बताया है कि यहाँ पर कि हुंडियों के कुछ प्रवास के कुछ लाभ भी हैं। तो मानव संसाधन, विशेष रूप से कुशल लोगों का ह्रास, उसकी गंभीर लागत भी है, यानी हमारे यहाँ से जो अच्छी खासी प्रतिभा है उसका ह्रास भी हो जाता है। आपके माइंड में एक चीज़ और आती होगी, बिहार का एग्जाम्पल फिर मैं लेता हूँ लास्ट टाइम पर, यहाँ पर जाते जाते, कि भाई बिहार राज्य जिसने सबसे ज़्यादा आईएएस, आईपीएस, बहुत सारे इंजीनियर दिए, फिर भी बिहार पिछड़ा हुआ है। क्यों है बिहार पिछड़ा हुआ? रीजन उसका यही है। उस पिछले वीडियो में मैंने बताया था, पिछले से यानी कि एक वीडियो में और चर्चा की थी हमने, यहाँ भी बता रहा हूँ। रीजन यही है कि वहाँ पर लोगों ने केवल अपने बारे में सोचा, उन्होंने यही सोचा ही नहीं कि हमारे बिहार आगे कैसे बढ़ेगा। उन्हें मालूम हम आईएएस बन गए, बहुत बढ़िया, हम पैसा कमाएंगे और उसके आड़ में और कुछ पैसा कमाएंगे, हमारा विकास तो होगा, हमें क्या मतलब कौन कैसे रह रहा है, क्या रह रहा है, क्या रहना देना। वैसे ही यहाँ से इंजीनियर निकले बिहार से, उन्होंने नहीं हम तो बन गए, हम काफ़ी हैं, हम तो यहाँ पर सुपर 30 में पढ़कर हम आगे पहुँच गए, यूएसए पहुँच गए, हम तो अपना विकास करेंगे। इस वजह से बिहार लगातार पिछड़ता चला गया। यानी जो लोग वहाँ पर मौजूद थे, जो प्रतिभा थी, उस प्रतिभा ने प्रयास ही नहीं किया कि वहाँ पर कोई उद्योग स्थापित किया जाए। उस प्रतिभा ने यही चाहा कि हम कहीं ना कहीं शिफ्ट हो जाएं और बाद में जो जनता है वो जिए या मरे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सबसे बड़ा कारण है कि बिहार इस वजह से बहुत पिछड़ा हुआ है। आपको समय मिले, मैं एक और वीडियो के बारे में बता रहा हूँ। आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा का नाम आपने सुना होगा। डॉक्टर विवेक बिंद्रा एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं और एक बिजनेस मोटिवेशन पर्सन भी हैं। ये विवेंद्र लिख रहा हूँ मैं, ये डॉक्टर विवेक बिंद्रा हैं, इनका नाम आपने सुना होगा।
ठीक है। तो विवेक बिंद्रा सर का भी वीडियो है कि भाई बिहार इज पुअर, यानी कि बिहार गरीब क्यों है। तो ये आप देख लेना गूगल, यानी आप ऐसे यूट्यूब पे सर्च मारेंगे तो आपको ये वीडियो देखने को मिल जाएगा। वहाँ पर उन्होंने एक पूरा यहाँ पे डिस्कशन किया है, पूरा स्टडी की है बिहार के बारे में विवेक बिंद्रा जी ने, डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने। और आप पाएंगे कि वो बताएंगे कि भाई बिहार गरीब क्यों है। आपकी समझ में आ जाएगा कि भाई हाँ भाई बिहार में जो गरीबी का कारण है वो रीजन आपको समझ में आ जाएगा। तो ये सब बातें हैं। देखिए अतिरिक्त ज्ञान लिया कीजिए जितना हो सके, पढ़ाई तो हम लगातार करते हैं, अतिरिक्त ज्ञान लेंगे जितना उतना बेटर रहेगा। अब बात करते हैं आपका, इस पे आ जाते हैं भारतीय प्रसार पर। अब देखिए ये क्यों जरूरी है इस पर डिस्कस करना। और डायस्पोरा का मतलब क्या है? डायस्पोरा का मतलब प्रसार, या फिर हम कह सकते हैं भारतीय प्रवासी, यानी जो लोग अपना देश छोड़कर कहीं और जाके शिफ्ट हो गए, कहीं और जाके बस गए, तो भारतीय प्रसार बोला जाएगा, यानी इंडियन डायस्पोरा बोला जाएगा। आपको पता होगा कि हमारे यहाँ प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाता है, हर साल 9 जनवरी को मनाया जाता है। ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है, आपने पढ़ा होगा इतिहास में कि जो 1915 है, 1915 में इसी दिन 9 जनवरी वाले दिन जो महात्मा गांधी जी हैं वो साउथ अफ्रीका से हमारे यहाँ आए थे। तो इसी दिन को जो है प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसे मनाने की परंपरा आपको पता होगी, सन 2003 से लगातार ये मनाया जा रहा है प्रवासी भारतीय दिवस, हर साल 9 जनवरी को। ये बात आप जानते भी होंगे। अब देखिए आपने तमाम निबंध पढ़े हैं, तमाम ये सब चीज़ें पढ़ी हैं, तो बताया गया है, या फिर अगर आपने निबंध वगैरह देखे हैं यूपीएससी के तो देखा भी होगा कि भारत से श्रमिक गए थे या नहीं गए थे, उनके बारे में चर्चा होती है। भारत के श्रमिकों का या फिर भारत का जो ह्यूमन रिसोर्स है, मानव संसाधन का, उसका कैसे दुरुपयोग किया अंग्रेजों ने, उसके बारे में चर्चा होती है। तो जब उनके बारे में चर्चा होती है तो ये सब चीज़ों को मेंशन करना पड़ता है। जो ये लोग ले जाए गए थे शुरुआत में, ये सब लोग मजदूरों के तौर पर ले जाए गए थे, एक तरह से दास ही थे ये, यानी इनके जो जीवन स्तर था बताया गया था, इन करारबद्ध मजदूरों का जो टाइप हुआ था, इनका करार हुआ था, ये इनकी स्थिति दासों से बेहतर नहीं थी, दासों जैसी स्थिति थी इनकी। तो यहाँ पर भारतीय प्रसार में वही बताया गया है कि भाई उपनिवेश काल के दौरान अंग्रेजों ने यूपी, बिहार से मॉरिशस, कैरेबियन द्वीप जो है आपके, यानी कैरेबियन में ट्रिनिडाद, टोबैगो, गुयाना, फिजी और दक्षिण अफ्रीका में, इसके अलावा फ्रांसीसियों और जर्मनियों के द्वारा रीयूनियन द्वीप, ग्वाडेलोप, मार्टिनिक और सूरीनाम में, फ्रांसीसी और डच लोगों ने और पुर्तगालियों द्वारा गोवा, दमन और दीप से, अंगोला, मोजाम्बिक और अन्य देशों में करारबद्ध का मतलब एक साइन करवा कर कि आपको हम ले जा रहे हैं, इसके बदले में आपके परिवार को हम ये राशि सौंप रहे हैं, तो आपको हमारे साथ काम करना पड़ेगा, करार हो गया वो। लेकिन वास्तव में करार नहीं था, वो दास्ता बनाने की एक प्रथा थी। तो यहाँ से करारबद्ध लाखों श्रमिकों को रोपड़ कृषि के लिए, रोपड़ कृषि के आप जानते हैं बड़े बड़े बागान लगाए गए थे, चाय वगैरह के बागान थे, कॉफ़ी वगैरह के बागान थे, और भी कुछ वहाँ पे रोपड़ कृषियाँ थी वहाँ पर। तो उन बागानों की देखभाल करने के लिए, बागानों में खेती करवाने के लिए यहाँ से श्रमिक ले जाए गए थे, आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे वही बताया गया था कि ये सभी जो श्रमिक हैं उस समय, ये सभी प्रवास जो था वो भारतीय उत्प्रवास अधिनियम, जिसे हम गिरमिट एक्ट नामक इस अनुबंध के तहत ये ले जाए गए थे। ये गिरमिट एक्ट पूछा जाता है, किस अनुबंध के तहत ले जाए गए थे? गिरमिट एक्ट के तहत ले जाए गए थे। आपको याद होगा, आपने पढ़ा भी होगा कि एक बार जो कांग्रेस के एक प्रवक्ता हैं, वरिष्ठ नेता भी हैं, शशि थरूर जी, इनका नाम आपने सुना भी होगा। देखिए मैं जिक्र क्यों कर रहा हूँ, जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी 2014 की बात है, एक बार ओपन डिबेट हुई थी ब्रिटेन से ओपन डिबेट हुई थी कि भाई ब्रिटेन ने किस तरह से भारत का नुकसान किया है, भारत को कैसे गरीब बनाया है। तो शशि थरूर जी ने इन सब बातों पर बड़ा विस्तार से फोकस किया था, वहाँ पर उन्हें एक अच्छा खासा लताड़ा था। यानी ब्रिटेन के सामने ये बात भी कही थी कि आपको तो हर्जाना देना चाहिए भारत को। तो उस बात को लेकर हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री जो हमारे अभी वर्तमान में हैं, इन्होंने उनकी प्रशंसा भी की थी, बहुत अच्छा बोला है। वो वीडियो अगर आपको मिले तो वो वीडियो भी देखना आप लोग। तो इसलिए मैं आपसे बोलता हूँ ये सब चीज़ें जो है, देखिए अच्छी चीज़ें हर जगह देखिए, उसमें कांग्रेस बीजेपी मत ढूंढिए, अच्छी चीज़ें हैं वो हर जगह देखिए। तो ये सब चीज़ें हैं। तो उस समय ये आर्टिकल बहुत चर्चा में रहा था, सुर्खियों में रहा था, क्योंकि उन्होंने जो शशि थरूर जी ने जो है, जो ब्रिटेन को बहुत अच्छा खासा लताड़ा था उस वीडियो में, उस मतलब जो डिबेट हुई थी उस डिबेट में बहुत अच्छा खासा लताड़ा था कि कितना नुकसान भारत का इन्होंने किया था ब्रिटेन वालों ने। तो कंपनसेशन वहाँ पे मांगा गया था। लेकिन वही बात है, अब स्वतंत्र देश बन गए हैं तो कोई नहीं, लेकिन हाँ उस समय वो मुद्दा सुर्खियों में रहा था और इवन इफ यूपीएससी तक में उस तक की जो है झलक देखने को मिली थी उस मुद्दे की। तो आगे बढ़ते हैं। ये तो आपने भारतीय प्रसार देख लिया। तो पहली पारी का प्रसार तो उपनिवेश के दौरान हुआ है, और वहीं हमारी जो दूसरी तरंग है, प्रवासियों की दूसरी तरंग, ये आपकी जो है नूतन समय में हुई है। नूतन समय में आर्थिक अवसरों की तलाश में निकटवर्ती देशों थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, इन सब देशों में दूसरी तरंग गई है। नहीं, यानी कि सेकंड बार, पहली बार तो ये लोग करार के तहत गए, यानी एक हमारा अनुबंध करवा लिया गया, अनुबंध के तहत ये लोग उन देशों में काम करने गए। दूसरी तरंग में ये लोग क्या थे, ये लोग खुद रोजगार की तलाश में कुछ लोग हमारे देश से निकलकर इन देशों की ओर उन्मुख हुए।
अगली तरंग जो आई है, तीसरी तरंग, वो आई है आपकी 1970 के दशक में। 1970 के दशक में जो कुछ आपके जो है तेल भंडार वगैरह हैं, वहाँ पर जो नौकरी वगैरह निकली, यानी आप जो अरेबिया जो है आपके देख सकते हैं, अरब वाला जो है अरब वाला जो सब कॉन्टिनेंट है, वहाँ पर जो नौकरी वगैरह निकली, तब लोग वहाँ पर कुछ उन्मुख हुए। इसके अलावा प्रवासियों की तीसरी तरंग जो आपको देखने को मिलेगी, वो देखने को मिलेगी, यानी कि आप देखेंगे 1960 के बाद जो हमारी औद्योगिक क्रांति आई है, यानी कि जो हमारी औद्योगिक क्रांति का चरम स्तर पहुंचा है, वहाँ पर इन सब चीज़ों के लिए, ये सब चीज़ों के लिए तमाम व्यक्ति हमारे छोड़कर कहाँ पर, यूएसए वगैरह, कनाडा वगैरह, यहाँ सब पर ये गए। ठीक है, तो ऐसे करके यहाँ बताया गया है। तो यहाँ पर ये पॉइंट, तीसरा पॉइंट यहाँ से यहाँ तक लिख लेना। ये तीसरी क्रांति जो, तीसरी तरंग जो हमारी देखी गई है, इसमें इंडियन डायस्पोरा बाहर निकली है। वो डॉक्टर, अभियंता, इंजीनियर, सॉफ्टवेयर अभियंता, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, प्रबंधन परामर्शदाता, यानी कि मैनेजमेंट डायरेक्टर वगैरह जो हैं, ठीक है, वित्तीय विशेषज्ञ, संचार माध्यम से जुड़े व्यक्तियों, ठीक है, तो ये सब समाविष्ट थे। तो ये इन्होंने फिर क्या हुआ, ये यूएसए में, कनाडा और यूनाइटेड किंगडम, इन्होंने इसमें फिर प्रवास किया। जिन्हें आज आप देखते हैं यूएसए वगैरह में जो भारतीय हैं, वो इसी टाइम के हैं, इसी टाइम से यहाँ पर प्रवास हुआ है। जैसे टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, जैसे जैसे यहाँ पे जो औद्योगिकरण का उच्च स्तर पहुंचा है, वैसे वैसे इन सब चीज़ों की मांग की जरूरत पड़ी है, तो वो हमारे भारतीय यहाँ पर उस समय जाकर बस गए हैं। तो वो चीज़ आपने देख ली इंडियन डायस्पोरा के बारे में। और इंडियन डायस्पोरा के बारे में जानना आवश्यक इसलिए हो जाता है कि तमाम बार निबंध लेखन के लिए आ जाता है, और निबंध लेखन में तमाम बार जिक्र इसका भी होता है उपनिवेश काल के दौरान, कि उपनिवेश काल के दौरान भारतीयों का शोषण कैसे कैसे हुआ था, तो इस लाइन का भी जिक्र बार बार होता है। इसलिए हमारे लिए इंडियन डायस्पोरा को जानना बहुत बेटर, यानी कि जानना हमारे लिए नितांत आवश्यक था। तो चलिए, ऐसे करके आपने यहाँ पर ये चैप्टर पूर्ण कर लिया है। मैं आशा करता हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। देखिए, मेरा पूरा भरसक प्रयास यही रहता है कि आपको लेक्चर बेहतर से बेहतर मिले, कोई भी त्रुटि ना हो, और जो आंकड़े हैं वो प्रामाणिक मिले आपको। और आई होप आप लोग प्रॉपर वे नोट्स भी बना रहे होंगे। देखिए, तमाम लोगों की समस्याएं हैं, तमाम लोग अपने अपने क्वेरीज लिखते हैं कमेंट में। इसके अलावा कुछ लोग तमाम, जैसे कि सर ये किताब स्टार्ट करवा दो, वो किताब स्टार्ट करवा दो। देखिए, समय मिलेगा, हम सब कुछ करवाएंगे स्टार्ट। पहली बात मैं आपको बार बार मैं फिर से बोल चुका हूँ, मेरे पास सबसे बड़ी समस्या क्या है कि मेरा खुद का कोई स्टूडियो नहीं है। यानी जितने ये बड़े बड़े यूट्यूब चैनल वाले हैं, उन सबके अपने अपने स्टूडियो हैं। वो चाहे दिन में रिकॉर्ड करें या फिर कितना भी शोरगुल हो वहाँ पे रिकॉर्ड करें, वो आराम से रिकॉर्ड कर लेते हैं। लेकिन मेरे पास रिकॉर्डिंग का सिर्फ और सिर्फ टाइम जो होता है वो रात को होता है, 9 बजे से लेकर रात को 9 PM से लेकर रात का जो 1 बजे तक है, इसके बीच में ही मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ। तो इस रिकॉर्डिंग में मेरा जो है लगभग 1 से 1.5 घंटे का लेक्चर, वो उसमें लगभग 2.5 से 3 घंटे लग जाते हैं, यानी प्रोसेस होने में भी। तो इस वजह से मेरा एक ही वीडियो आ पा रहा है। तो आप थोड़ा धैर्य रखिए, धीरे धीरे करके हम पूरा सेटअप बनाएंगे, तो वहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा सा धैर्य रखिए, ऐसा नहीं है कंटेंट आपको नहीं मिला, कंटेंट आपको मिल रहा है। मेरे सामने समस्या यही है, ठीक है। इसके अलावा हम टीम धीरे धीरे हमारी टीम भी एक्सपेंड करते जा रहे हैं, ताकि आपको कंटेंट और भी ये टेस्ट सीरीज वगैरह लेकर आएंगे आपके लिए। तो आप बने रहिए, जुड़े रहिए, और एक उम्मीद रखिए। मेन चीज़ है, एक उम्मीद रखिए। आप जो बार बार जो है यहाँ पर आप बार बार अधीर हो जाते हैं, सर ये क्यों नहीं आ रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इससे हम पीछे रह जाएंगे। पीछे कोई नहीं रहता है, सब आगे बढ़ते हैं। पीछे तो हमारे कोरोना ने भी बहुत पीछे कर दिया, तो क्या आप लोग जिंदा नहीं हैं? सब लोग जीवित रह रहे हैं, सब लोग आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। कोई पीछे नहीं रहता है। ये हमारी एक अपनी सोच है कि हम पीछे रह जाएंगे, पीछे कोई नहीं रहेगा। अगर आपको आगे बढ़ने की ललक है, तो आप कितनी भी कठिनाई हो, आप आगे बढ़ेंगे। तो मेन चीज़ आप ये समझिए, थोड़ी परेशानी मेरी भी समझिए। मैं आपकी पूरी बात जानता हूँ, आपकी पूरी भावनाओं का सम्मान करता हूँ, लेकिन मेरे साथ भी कुछ समस्याएं हैं। तो समस्याएं आपको मैंने पहले ही बताया था कि भाई मैं आर्थिक रूप से इतना ज़्यादा सक्षम अभी नहीं हूँ कि पूरा सेटअप बना पाऊँ, जिससे कि आपको वीडियो दिन में 2 या 3 वीडियो मिल जाए। इतना सक्षम अभी नहीं हूँ। तो इस बारे में मैंने पहले चर्चा भी कर चुका हूँ, और ये मैं दोबारा चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। तो आई होप आप लोग मेरी परेशानी समझ रहे होंगे। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।